गुड मॉर्निंग। एक बार मेरे को कमेंट में बता दो, मेरी वॉइस आ रही है? आप तीन ही लोग हैं आज। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अभी ये सीजन जो है ना, ये बहुत खराब है, मतलब बहुत वायरल फैल रहा है। तो इस टाइम पे ना खुद को थोड़ा प्रोटेक्ट होके चलिए, ठीक है? बिकॉज फीवर, कोल्ड, कफ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस टाइम पे हेल्थ अभी बेटर है, लेकिन काफ़ी मतलब वीकनेस हो गई है, ऐसे चलने में बोलने में बहुत वो लग रहा है। कभी भी जो है ना, सडन बहुत तेज फीवर आ जा रहा है, फिर थोड़े डाउन हो जा रहा है। अभी मौसम बहुत खराब है ना, आपको पता ही है, अचानक से गर्मियाँ आ रही हैं, तो इस समय पे क्या होता है कि बॉडी बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, एकदम एग्जॉस्ट हो जाती है ना। तो प्लीज़ आप लोग भी जो है अपने हेल्थ का ध्यान रखिए ऐसे टाइम पे। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए अपनी पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है? आप लोगों ने एक बार पेपर देखा 2018 का? पेपर देखा, मुझे ये बताओ। 2018 का पेपर एक बार आप लोगों ने देखा? सॉल्व करने की कोशिश करी खुद से? देखा आप लोगों ने इस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, मुझे एक बार बताओ। टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज जो मैंने आपको बताए थे, उसके बाद के आगे के टॉपिक्स आप लोगों ने देखे? नहीं देखा? किसी ने भी नहीं देखा? 2018 वाला पेपर अभी तक नहीं देखा? अभी क्या कर रहे हो आप लोग सी सैट के लिए, मुझे ये बताओ। अब पीवाईक्यूज की क्लास के अलावा आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग खुद से क्वेश्चंस कर रहे हो? खुद से कंसेप्ट्स को क्लियर कर रहे हो? ये बताओ मुझे। कहीं पे डाउट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं आप लोगों को बार बार बता दूंगी। अब देखिए, मैं इस सेशन में मैं आप लोगों को पहले ये बताती हूँ कि कैसे जो है पेपर को जो है अटेम्प्ट करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हो? प्रैक्टिस कर रहे हो? मैंने आप लोगों को बताया है कि प्लीज जो है कॉम्प्रिहेंशन में डेली जो है क्लासेस देखने के बाद एक बार रोज अपनी आंखों के सामने ना पूरे ईयर्स के जो है उनको कॉम्प्रिहेंशंस को एक बार खुद से करिए, मतलब प्रैक्टिकली मेंटल तरीके से करिए, ठीक है? कि इसका आंसर क्या है, इसमें क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा गया है। कीवर्ड्स को जो है ना वो दिमाग में अपने कमांड करिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है वो मैं आज आपको थोड़ा इस सेशन में बताती हूँ। देन इन चीजों को जो है आप लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है? कैसे करते हो अभी तक पेपर सॉल्व? कुछ अप्रोच, कुछ स्ट्रैटेजी आप लोगों ने खुद की बनाई है जिसके बेसिस पे आप लोग पेपर सॉल्व करते हो? कुछ स्ट्रैटेजी जो है वो आपकी खुद की बनाई हुई है? ये बताना मुझे। कोई स्ट्रैटेजी जो आपने अभी तक जितने भी बार एग्जाम दिया है उसमें फॉलो किया हो, जो आप लोगों के लिए वर्क नहीं करी हो? देखो, अब जो सेशंस मैं ले रही हूँ ना यहाँ पे, इसमें मेरे बोलने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के सामने से डाउट्स आना, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए ज्यादा है कि इसमें कैसे मुझे अब डील करना है। अगर मुझे कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कैसे उस क्वेश्चन को हैंडल करना है, मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या करती है, वेरी करती है। क्यों वेरी करती है? एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को बता सकती हूँ जो आप लोगों को अप्लाई करना है, बट जो मेन पॉइंट है ना वो ये है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, समझ रहे हो? जरूरी नहीं है कि मेरे लिए जो स्ट्रैटेजी वर्क करेगी वो आप लोगों के लिए भी करेगी, क्योंकि जैसा हम सबको पता है कि जो सी सेट होता है ना हमारा, इसमें हमारे तीन सेक्शंस होते हैं। कौन कौन सा होता है? मैथ्स, रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है? अब आप लोगों को अभी ये करना है ना,
आप लोगों का आपका कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट ही नहीं होता। यही तो मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको अभी जो ये पीवाईक्यू वाली क्लास है ना, ये क्लास में मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं आप लोगों को भाषण दूं और आप लोग जो है बस सुनो मेरे को, ठीक है। जो आप लोगों के टॉपिक वाइज जितने टॉपिक है मैंने सबको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर सब कुछ दे रखा है, ठीक है। अब मेन काम इन क्लासेस का मेरा ये है कि आपके पास आपकी एक सी सैट की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसको करके आपको क्लियर करना है इजीली। मैं ये नहीं सुनना चाहती कि मेरे से ये डाउट हो रहा है, मेरा ये कंफ्यूजन हो रहा है। अरे जो हो रहा है पूछिए ना, अभी तो 1 मंथ है, राइट। तो 1 महीना तो अभी आपके पास है ना, तो ये किसके अंदर आएगा ये चीज की मुझे करना है, मुझे करना है, समझ रहे हो। ये अपने अंदर आप लोग लेकर आओ, समझ में आ रही है बात। तो अपने दिमाग को अब इस तरह से वर्क करो कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, डेली आप जो है जब मैं क्लास में बता रही हूँ उससे एक दिन पहले सॉल्व करो। मैं एक दिन आपको टाइम दे दूंगी, अगले दिन मैं पीवाईक्यू डिस्कस करूंगी उस ईयर का, सो दैट आप इन चीजों को अप्लाई करो, ठीक है। तो आज के इस पेपर में भी मैं यही चीज आप लोगों के साथ फॉलो करूंगी, ठीक है। अब देखो जैसे 3 सेक्शंस हो गए मेरे पास, मैथ्स, रीजनिंग और आरसी। अब जैसे यहाँ पर अभी आप लोग 4-5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब इन पांचों में ना आप सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होगी। कैसे स्ट्रैटेजी होगी? किसी का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा होगा, किसी का मैथ्स अच्छा होगा, किसी का रीजनिंग अच्छा होगा, समझ रहे हो। बट द मेन थिंग इज कि किसी एक भी चीज को करने के बाद जो है वो आपकी कैसे क्लियर होगा पेपर, ये बताओ मुझे। मेन चीज क्या है इस पेपर को क्लियर करने के लिए, ये बताओ मुझे। मेन चीज अभी इस पॉइंट पे आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इस एंड मोमेंट पे, ये बताओ मुझे। क्या ये इंपॉर्टेंट है कि मैं एक एक टॉपिक को बैठ के पढ़ते रहूं, उसके मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं? क्या ये टाइम अभी बचा है आप लोगों के पास इस एंड मोमेंट पे? नहीं ना। तो अब इस समय पे करना क्या है, मेरे इन स्ट्रैटेजी इन सेशंस की हेल्प से मेरा एक ही मकसद है कि आप लोग जो है ना पेपर को डील करना सीखो। अब वो टाइम नहीं है कि आप जो है हाँ किसी एक सेक्शन पे डिपेंड नहीं होना है, राइट। मेरी कहने का मतलब ये है कि अब वो टाइम नहीं है कि आप टॉपिक पढ़ो, कंसेप्ट करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, वो टाइम गया, ठीक है। क्योंकि अभी 1 महीना सिर्फ बचा हुआ है और इस 1 मंथ में जो है ना आपको n नंबर ऑफ द टॉपिक्स करने हैं। आपको जीएस भी पढ़ना है इतना सारा, ठीक है, प्रैक्टिस भी करना है, पीवाईक्यूज भी पढ़ना है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, समझ लो। तो इतनी सारी चीजें तो ऑलरेडी हमारे दिमाग में बर्डन है, तो फिर मैं क्यों इन चीजों को लेके और अपने लिए लोड करूं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है सी सैट को क्लियर करने के लिए पेपर डिफिकल्ट, ये एक्सक्यूज देना बंद करो, ठीक है। पेपर अभी डिफिकल्ट है, अगले साल भी डिफिकल्ट होगा, उसके नेक्स्ट ईयर भी डिफिकल्ट होगा। ये डिफिकल्टी लेवल जो है वो बढ़ती रहेगी। डिफिकल्ट कोई चीज नहीं होती है, ये हमारा माइंड होता है जो हमें कहता है कि डिफिकल्ट है। आपको मैंने इतनी सारे सेशंस में इतने सारे भाषण मैंने इतने सारे दिए, मैंने हर जगह पे आपको क्या बताया? डील करना सीखो कि मुझे इसको सॉल्व कैसे करना है, ईगो पे मत लो कोई चीज, ठीक है। अब आज जो हम ये पेपर करेंगे इसमें जो मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगी, जो मैं तरीके बताऊंगी, जो भी मैं आज आपको समझाऊंगी, आपको इनको क्या करना है, आपको इनको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, ठीक है। अभी जैसे 2018 का है, 19 का है, फिर जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो भी मैं रिवाइज करा दूंगी, मैंने आपको बोला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया। अब जैसे मैंने आपको कहा आप में से यहाँ पे 4-5 बच्चे हैं, सबका अपना अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा। तो सबसे पहले सी सेट में अभी मैं पेपर भी दूंगी आपको, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? एनालाइज करना है पेपर को, और वी कैन से एनालिसिस करना है, ठीक है। अब इस एनालिसिस में आप लोग क्या करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, आपके पास पूरे करने के लिए 2 आवर्स हैं, राइट। इस 2 आवर्स में स्ट्रैटेजी बनाओ सबसे पहले, तभी क्लियर होगा, ठीक है। रैंडम चीजों को नहीं पढ़ना है। 2 आवर्स में आपको 80 क्वेश्चंस डील करने हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस तीनों सेक्शन को कंबाइन करके हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस भी हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस भी हैं और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस भी इसमें हैं, ठीक है। अब XYZ कोई भी स्टूडेंट है आपके सामने, XYZ कोई भी स्टूडेंट है, राइट। सबके लिए अपना अपना स्ट्रॉन्ग और वीक पोर्शन होता है, ठीक है। मैं अगर Z नंबर की स्टूडेंट हूं, मे बी मेरा आरसी अच्छा हो, रीजनिंग अच्छा हो, मैथ्स बहुत अच्छा ना हो, तो इसका मतलब क्या ये है कि मैं मैथ्स को कंप्लीटली छोड़ दूंगी? नहीं, किसी भी टॉपिक को ब्लाइंडली नहीं छोड़ना है। अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि वहां से मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस गलत हो, ठीक है। और जो आपका वीक पोर्शन है उस पर इतना कमांड करना है कि एटलीस्ट जो उसके इजी क्वेश्चन हो वो मैं कर दूं। अब मैंने आपको नंबर सिस्टम में बहुत बेसिक चीजें बताई हैं, अब मैं अभी सारे पेपर दिखा के बताऊंगी। चलो ये चीज मैं अभी आपको पेपर से बताऊंगी, बस मेरे इस पॉइंट को अपने दिमाग में रखो कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, सपोज
मेरा आरसी और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और वो अब भी अप्लाई भी करोगे पेपर में, ठीक है। ये पार्ट में मेरी गलती नहीं होनी चाहिए, इस पार्ट को मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसमें मैं मिनिमम नेगेटिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, ठीक है, मैं मैक्सिमम यहाँ पे अपना स्कोर करने की कोशिश करूं। तो इट डजेंट मीन कि आप मैथ्स को छोड़ दोगे, मैथ्स को नहीं छोड़ोगे। मैथ्स में क्या करोगे, इस सेक्शन में आप एटलीस्ट जो इजी क्वेश्चन है, जो इजी क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रही कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, जो इजी क्वेश्चन है उनको आप नहीं छोड़ोगे, उनको आप यहाँ पर जो है मैथ्स में उन इजी क्वेश्चंस को डील करोगे। समझ में आ रही है बात? जो स्ट्रॉन्ग है उसको मोर स्ट्रॉन्ग बनाना है, जो वीक है उस पे आपको क्या करना है, इतना सा बस पढ़ लेना है कि ये इजी क्वेश्चंस को मैं टारगेट कर लूं, मेरे को बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे लेके नहीं जाना है, मुझे सीसैट में पीएचडी नहीं करनी है, मुझे सिर्फ क्लियर करना है, राइट। अब देखो एक चीज मैं बहुत उसके साथ कहती हूँ, विद कॉन्फिडेंस के साथ, और ये चीज अगर आप अपने अंदर ले आओगे ना, सीसेट का पूरा पेपर पता है क्या है, स्टार्टिंग के 15 मिनट में खुद को हैंडल करना, राइट। उस 15 मिनट में क्या होता है, एक तो ऑलरेडी आप जीएस का पेपर देके रखते हो, मेंटल एग्जॉस्ट हो जाते हो, ठीक है, एक एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचो, एकदम मेंटल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। अब उस 2 घंटे में मेन काम ये नहीं है कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, क्योंकि जीएस का पेपर तो है नहीं, मेन काम क्या है, आप स्टार्टिंग के 15 मिनट में क्या आप अपनी स्ट्रैटेजी बना पा रहे हो। जैसे हम कभी युद्ध लड़ने भी जाते हैं ना, तो 15 मिनट हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि मेरा सामने वाला शत्रु कितना पावरफुल है, देन हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं ऑन दी स्पॉट ग्राउंड में, राइट। तो यही चीज आपको भी करना है, और ये चीज आपको पहले से वो प्रैक्टिस करके जाता है वो योद्धा, तब जाके उस दिन वहां पे 15 मिनट में परफॉर्म कर पाता है, समझ रहे हो। 15 मिनट में वो डिसीजन ले पाता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। तो अब इस 15 मिनट को डिसीजन लेने के लिए आपको अभी से प्रैक्टिस करना होगा, तब आप वहां पे 15 मिनट में अपनी स्ट्रैटेजी बना पाओगे, ठीक है। अब इस 15 मिनट में क्या करना है ये ध्यान से समझो। इस 15 मिनट में आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपका अभी मैं पेपर भी दूंगी, पेपर भी दिखाऊंगी, एंड मैं आपको 15 मिनट यहां पर भी दूंगी, आपको लाइव मेरी तरह ही करना है, यहां पर भी मैं आपको 15 मिनट दूंगी, और इस 15 मिनट में आप लोग यहां पर भी यही करेंगे जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे बोल रही हूँ। सिर्फ हम बातें नहीं करेंगे, हम ऑन दी ग्राउंड जो है हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स हैं, इसमें क्या करना है, अब ध्यान से समझना, हर एक पर्सन की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, अपने अपने करने के तरीके हैं, राइट। मेरे पास टोटल एग्जाम में 80 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब मेरे पास 3 सेक्शंस हैं, ये तो हर साल सेक्शन तो यही रहेगा, ये समझ रहे हो आप, ऐसा तो नहीं है कि सेक्शन चेंज हो जाएगा। एक मेरे पास क्या रहेगा, मैथ्स रहेगा, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, दिस इज मैथ्स सेक्शन, दिस वन इज रीजनिंग, एंड लास्ट वन इज द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। रहेगा तो यही, ऐसा तो नहीं है कि इसमें अब हिस्ट्री आ जाएगी, ज्योग्राफी आ जाएगा, पॉलिटी आ जाएगा, ये तो आपको पता है ना कि इसमें जो चीजें हैं मेंशन तो वही चीजें रहेंगी, बट द थिंग इज कि पूछने के लेवल में डिफरेंस होगा। पहले में भी इजी क्वेश्चन पूछते होंगे, अब क्या करेंगे, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। अब इस 15 मिनट्स में आपको सबसे पहले सॉल्व नहीं करना है, पेपर पकड़ के सीधे सॉल्व करने नहीं बैठोगे, पहले अपने दिमाग में कैलकुलेट करोगे। दिमाग में क्या कैलकुलेट करोगे, पहले क्वेश्चंस को देखोगे, जैसे जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ोगे तो आपको कहीं पे मैथ्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कहीं पे रीजनिंग का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और कहीं पे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलेगा। अब पूरे साल भर एटलीस्ट इतना तो पढ़ा होगा कि इन तीनों में आपको अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट पता होगा, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट रीजनिंग है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है कि मैथ्स है, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि उसका स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है, रीजनिंग है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है या फिर मैथ्स है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या करनी है, जैसे सपोज मेरे को पता है कि मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, मेरा मैथ्स जो है वो थोड़ा सा लेस स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मैथ्स को नेग्लेक्ट कर दूंगी, मैं मैथ्स को नेग्लेक्ट नहीं करूंगी, क्योंकि इक्वल है, सारे के सारी चीजें हैं, एक भी चीज को कंप्लीटली नहीं छोड़ना है, समझ रहे हो। ऐसा ही जीएस में भी होता है, जब हम पढ़ते हैं ना, किसी एक टॉपिक को कंप्लीटली नहीं छोड़ना है। हिस्ट्री बोला तो एंशिएंट हिस्ट्री बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एटलीस्ट इतना पढ़ना है कि अगर उसमें से बेसिक क्वेश्चन दे कि आईवीसी का सबसे फेमस क्या था, तो आपको पता होना चाहिए। सेम थिंग विद दी मैथ्स ऑल्सो। अगर आपका मैथ्स कमजोर है, मैं तो कह रही हूँ बहुत वीक है, मुझे कुछ नहीं आता, बट मुझे इतना तो आता है 2 + 2 = 2 क्या होता है, 4 होता है, बस बात खत्म। लैंग्वेज को डिकोड करो कि वो पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब ऐसे मुझे बहुत क्वेश्चन नहीं करने हैं, पूरे पेपर में बहुत क्वेश्चन होंगे, आप मैक्सिमम लेके चलो कि मुझे 5 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, चाहे मेरा मैथ्स कितना ही वीक है, मुझे ऐसे 5 बेसिक क्वेश्चन करने हैं, और ये करना इतना ईजी है ना, मैं आपको अभी पेपर
में दिखाऊंगी। हमारा ह्यूमन माइंड और ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है पता है, हमेशा डिफिकल्ट चीज की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं और वही डिफिकल्ट चीज को हम टारगेट करते हैं। इन 80 क्वेश्चंस में हम स्ट्रैटेजी, हम एनालाइज करने के बजाय हम क्या करते हैं, हम चीजों को ईगो पे लेते हैं कि मुझे 80 में जो है मुझे 60 क्वेश्चन करके आना है। अरे क्यों करके आना है भाई, मैं तो कहती हूँ कि इस 80 में 20 क्वेश्चन हटा दो, 20 क्वेश्चन कंप्लीटली हटा दो। हटा दो का मतलब क्या है, जब आप पेपर में पहले क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे होगे, क्या इतने मूर्ख तो आप नहीं हो ना कि आपको नहीं पता कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पाऊंगा अभी या नहीं कर पाऊंगी। समझ रहे हो, अगर मैंने आपको अभी पेपर दिखाया और पेपर दिखाने के बाद मैं अभी बताऊंगी कैसे करना है, अप्लाई करके भी बताऊंगी, तो पहले क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब आप आ रहे हो तो क्या इतना तो समझ आता है ना कि ये क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगी, राइट? ये तो समझ लेते हो। ऐसा तो नहीं है कि आपको ये नहीं पता चल रहा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अगर इतना भी नहीं पता तो इसका मतलब आपको बेसिक चीजें भी नहीं पता, आपको यही नहीं पता कि मैथ्स में क्या होता है, रीजनिंग में क्या होता है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 7 से 8 टॉपिक हैं जिसमें से यूपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछता है, हर बार। अभी आप पीवाईक्यू जैसे जैसे करोगे ना मेरे साथ तब आपको समझ में आएगा, एवरी ईयर क्वेश्चन पूछता है। और उस हर साल में हम क्या करते हैं, हम सेम गलती करते हैं हर एक बारी। क्या गलती करते हैं, हमें लगता है कि जो ये चीजें हैं ना ये बहुत डिफिकल्ट हैं, ये बहुत वो पूछ रहे हैं, हम प्रैक्टिस ही नहीं करते उस चीज की। हमारा ध्यान कहाँ रहता है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में भाई 80 के 80 मुझे टारगेट करके आना है। कोई नहीं करता है। सी सेट इज ऑल अबाउट दी स्ट्रैटेजी। जितनी अच्छी अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे, जितना अच्छा अपना कुछ ही टॉपिक पढ़ो, उतने अच्छे उतने कंसेप्ट करोगे ना, जो मैंने क्या कहा, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसमें जितना अच्छा कमांड करोगे ना, इजीली क्लियर करोगे। ठीक है, अब दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है सी सेट के पेपर में, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेस करते हैं, पेपर काफी लेंथी होता है। पहले सेक्शन से लेके एंड तक पहुंचते पहुंचते ऐसा लगता है कि 2 घंटे से ज्यादा टाइम चला गया है, और बैल बज जाती है 5 मिनट में आपका ओवर होने वाला था पूरा का पूरा सेशन, है ना। तो प्रॉब्लम कहां पर है यहाँ पे, सेकेंड प्रॉब्लम हमारी आती है कि हम एक स्ट्रैटेजी नहीं, हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हो, आपको क्या करना है, अगर मुझे पता है, एक बात मुझे बताओ, मैं एक एस्पिरेंट हूं, मैं एग्जाम हॉल में एग्जाम देने गई हूं, मुझे पता है कि मैं मैथ्स में बहुत ज्यादा चीजें नहीं कर पाऊंगी, तो क्यों मैं अपना टाइम वहां पे लगाऊंगी। समझ रहे हो, क्यों आप अपना टाइम पूरा उसी चीज को दोगे, आप दूसरे चीज को दो ना जो आपके लिए इजी है। समझ रहे हो, तो चीजों को दिल पे नहीं लेना है, चीजों को क्या करना है, प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। समझ में आ रही है मेरी कही हुई कुछ बातें, दिमाग में समझ में आ रहा है क्या करना है। बस दिमाग में ये रखना है कि मुझे पेपर क्लियर करना है, ना कि मुझे पीएचडी करनी है। ठीक है, अपनी एक, अभी मैं आपको पेपर दिखाऊंगी विद इन 5 मिनट्स में आपके सामने, बाकी चीजें मैं पेपर के साथ साथ आपको बताऊंगी। अभी अपने अपने उसमें कमेंट में, आप जितने भी बच्चे हो प्लीज कमेंट में लिखो कि मेरा कौन सा पार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तब उस अकॉर्डिंग फिर हम स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, उस अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मैं बाकी चीजें आपको पूरे पेपर की हेल्प से दिखाती हूँ। ठीक है, चलो, ये पेपर है 2018 का, जो आपको इजीली मिल जाएगा उसके वेबसाइट पे, यूपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, इजीली अवेलेबल है ये, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई चीज जो ऐसे 50-50 से नहीं चलेगा काम, कि 50-50 है, ये आधा आधा है, ये पूरा पूरा है, ऐसे नहीं। आपको समझना है कि कितना किसमें मेरी कमांड है, कितना किसमें मेरा ये है। ये मेरे को सीक्वेंस समझ में नहीं आया, ये 50-50 क्या लिखा है आपने। अब एग्जाम को 1 मंथ बचा है, अगर इतना भी नहीं एनालाइज कर पा रहे हो कि मेरा वीक क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है, तो कैसे समझ में आएगा। अच्छा, बाकी चीज आपका कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स कर लिया। हाँ, अगर तीनों सेक्शन में देखो तो
सबसे ज्यादा तीनों सेक्शन में किस में आपको कॉन्फिडेंस है? रीजनिंग। हाँ। भूल रहे हो? क्यों? अच्छा। क्या क्या है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बट एबल टू करेक्ट PYQ। एक चीज मैं आपको और बताती हूँ। हाँ, अमर शायद आप ही हो ना लास्ट ईयर जिसने RC में फुल में से फुल क्वेश्चन करेक्ट करे थे। एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि जो आप मॉक टेस्ट देते हो ना, पहली चीज तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर देती हूँ कि जो मॉक टेस्ट देते हो ना, चाहे आप विजन का अभ्यास दो या किसी भी इंस्टीट्यूट का फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो ना, उसमें जो चीजें हैं ना वो आपको अलग मिलेंगी और सी सेट के PYQs में आपको अलग मिलेंगी, है ना। ऐसा कभी नहीं होता कि जो चीजें वहां पे, ये अगर ये तरीके यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, आपको कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे सॉल्व करने में हेल्प करी है मेथड, तो जरूरी नहीं है कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के यहाँ पे वर्क करेंगे। वो जानबूझ के ऐसे करते हैं जिसमें वो क्वेश्चंस को क्या करते हैं, आपका ऊपर नीचे कर देंगे, वो आंसर्स कुछ और दे देंगे, वो आपका कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए होता है। मैंने आपको 1000 बार बोला है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के तरीकों को खाली गेस वर्क के तौर पे मत लगाइए, विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट, और समझिए कि कैसे मैं लगा रही हूँ, समझ रहे हो? ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये प्रैक्टिस में कैसे बिल्ड होगा, ये विद इन द आपके अंदर कैसे बिल्ड होगा? ये तभी बिल्ड होगा जब आप क्या करोगे, जब आप PYQs को सॉल्व करोगे बैठ के, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, ठीक है, चलो। चलो कोई नहीं, ऐसा करो पहले आप ये पेपर जो है 2018 का PYQ है आपके सामने, एक बार जरा इसको देखो तो। और कितने क्वेश्चंस आप लोग सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहली स्ट्रेटेजी मैंने आपको क्या बताई, सबसे पहला काम जो आपको करना है ना वो क्या करना है, इन 80 क्वेश्चंस में आपको अपने कप ऑफ टी के 60 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, और ये पेपर सीधे पकड़ के सॉल्व नहीं करना है। पहले क्या करना है, एक प्लान आउट बनाना है। प्लान आउट का मतलब क्या है, आपको देखना है कि मैं कितने क्वेश्चन जो है इसमें अटेम्प्ट कर पा रही हूँ, और जो क्वेश्चन आप थोड़ा बहुत भी लॉजिक लगा के कर पाओगे ना सॉल्व, उनको रखना है कि हाँ मैं इन क्वेश्चंस को जो है मैं सॉल्व कर पाऊंगा, उन क्वेश्चंस को आपको अपने पास रखना है। और जो बिल्कुल ही ऐसे लग रहे हैं आपको कि मैं नहीं कर पाऊंगा, उस पर दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। एक बार करके देखो, आपके खुद ब खुद चीजें जो है वो इंक्रीज होंगी। अब ये 2018 का पेपर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला, फटाफट अपने अकॉर्डिंग, आप लोगों के पास PDF है 2018 के पेपर की? पहले मुझे बताओ, मैं 5 मिनट आप लोगों को दूंगी एनालाइज करने के लिए, फिर मैं बताऊंगी 2018 का PDF है या मैं ग्रुप पे सेंड कर दूं, ये बताओ मुझे। PDF है, पहले खुद से देखोगे। 2018 का पेपर है आप लोगों के पास? सबके पास है? रुको मैं भेज देती हूँ ग्रुप पे भी। सबके पास है? ओपन करिए फिर। आपके पास है? 2018 का पेपर है, ओपन करिए। आगे बैठ जाइए, इतने पीछे क्यों बैठे हैं, इधर बैठ जाओ। कुछ लाए हो पेपर वगैरह? मतलब मेरे को भेजना है या आप लोगों के पास है, ये बताओ मुझे। सोचो आप एग्जाम नहीं कर रहे हो। कर दिया मैंने ग्रुप पे शेयर। अच्छा, आपने भेजा है क्या? हाँ, डाउनलोड करिए और 10 मिनट लीजिए। क्या करना है, 10 मिनट्स में आपको चेक करना है कि कौन से क्वेश्चंस, अब ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, ठीक है। आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग देखिए कि कितने क्वेश्चन जो हैं आप कैपेबल हैं सॉल्व करने के लिए, मतलब आपको पता है कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे डील कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए जल्दी से, 10 मिनट टाइम लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। और ये हर एग्जाम के साथ करना है, एवरी ईयर के पेपर के साथ। 10 मिनट करिए, फिर मैं बोलती हूँ।
किया आप लोगों ने एनालिसिस? देखा? आराम से टाइम लीजिए, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, बस आप लोग तरीका सीखिए। प्रणव, आपने सॉल्व किया है 2018 का पेपर? और अब तो सारा सिलेबस पढ़ लिया है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछा गया है। ठीक है? जब भी क्वेश्चन को देख रहे हो, 2 मिनट दीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन में भागने की। देखिए कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछा गया है, क्या हमने पढ़ा है कि इसको नहीं पढ़ा है, ये चीजें भी कनेक्ट करनी है जब देख रहे हो। ठीक है? अगर किसी चीज में, अगर वो टॉपिक बार बार आ रहा है, 2018 फुल लेंथ पेपर ये चल रहा है। हाँ, 4 दिन से मैंने क्लास ही कहाँ ली है। ग्रुप पे कल मैंने मैसेज तो किया था। पहला काम करना है, 15-20 मिनट लो आराम से, 15 मिनट एटलीस्ट लो, और देखो जो जो पेपर में दिया है ये क्लास में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये कनेक्ट करो, उसको समझो कि कौन सा टॉपिक जो है आप कर पाओगे। मैंने कल मैसेज किया था प्रणव, देखो एक बार जरा ग्रुप पे, कि मैं आज क्लास नहीं ले पाऊंगी, नॉट वेल, कल लिखा था देखो। अच्छा कोई बात नहीं, चलो अब करो फिर। पेपर को देखो एक बार 15 मिनट्स, और देखो कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या पूछा गया है, एक बार एनालाइज करो। हाँ, देखती हूँ अगर पॉसिबल होता है तो मैं इसी टाइमिंग पे, एक्चुअली क्लास है ना इसके बाद, इसलिए मैं टाइमिंग वो नहीं कर पा रही हूँ, नहीं तो मैं यूपीएससी वाली टाइमिंग रखती। आप लोग मेरे साथ लाइव सॉल्व करोगे, मैं खाली यहाँ पे भाषण नहीं दूंगी और बोल के नहीं चली जाऊंगी। देखो चीजों को समझो, पढ़ो, क्वेश्चंस को देखो, फिर मैं डिस्कस करती हूँ। एटलीस्ट कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन तो पढ़ो क्या पूछा गया है, फटाफट। 15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेना है इस चीज के लिए, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स। 15 मिनट्स भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, 10 मिनट्स मैक्सिमम लेना है। आज बहुत ज्यादा सॉल्व करने पे फोकस नहीं करेंगे। आज की क्लास में हम बेसिकली यही देखेंगे कि करना कैसे है पेपर अटेम्प्ट। ठीक है? सॉल्व तो हम कर ही लेंगे, आने वाले कितने दिन बचे हैं, अभी तो टाइम है वैसे। 17 हुई है आज, कल 18 हो गई। ठीक है, 18 to 18 भी लेके चलते हैं तो 1 मंथ, 30 डेज हैं। गो थ्रू कर लिया सारे 80 क्वेश्चंस पे?
देख लिए सारे क्वेश्चंस, क्या समझ में आया? हो रहे? आप लोग बताओ मुझे क्या समझ में आया 50 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन देखने के बाद? कुछ समझ में आया, दिमाग में कुछ आया, ये बताओ मुझे। कुछ समझ में आया 80 क्वेश्चंस जो आपने देखे? कुछ दिमाग में क्लियर हुआ? ये समझ में आया कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप कर पाओगे और कौन से क्वेश्चंस हैं जो नहीं कर पाओगे? 56 हो जाएंगे मुझसे। हाँ, यही यही करना है। पहले पहले उसमें आपको यही देखना है कि मैं कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। ठीक है, अब जैसे देखो, अब मैं बताती हूँ आपको कि कैसे आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए है या नहीं है, क्योंकि बेसिक लेके चलूंगी मैं, इतना बेसिक तरीका बताऊंगी जिसमें जो है, जिसने कुछ नहीं भी पढ़ा है वो भी कितने क्वेश्चन टच कर सकता है। ठीक है, वो नहीं लेके जा रही मैं, जिसने बहुत प्रैक्टिस करी तो वो कितने करेगा, उसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो सकते हैं, वो मे बी इससे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले। ठीक है, अब जैसे देखो पहला वाला क्वेश्चन देखो, इसमें बेसिकली आपसे क्या पूछा है कि कितने ट्रायंगल जो है इस फिगर में ऊपर आपके दिए हुए। अब ये क्वेश्चन जो है इसका जो ट्रेंड है ना, हाँ डी, अब मैं एक चीज बताती हूँ आपको, अभी जो आपने पेपर देखा होगा ना इसमें, अब मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, ट्रेंड पहले वो आप एनालाइज भी करोगे आने वाले पेपर्स में। देखो जो 2018 से लेके 20 तक के जो पेपर है, ठीक है, यहाँ पर भी हमारा जो सी सेट है ना वो इजी है। क्यों है पता है इजी? क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको ना रीजनिंग के क्वेश्चंस काफी देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि रीजनिंग के क्वेश्चंस कम नहीं, और रीजनिंग के सीधे कैसे क्वेश्चंस हैं, फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस हैं। फैक्ट्स का मतलब क्या है, आपको 4 स्टेटमेंट देके घुमाया नहीं है, समझ रहे हो? 4 स्टेटमेंट देके स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर सफिशिएंट, स्टेटमेंट 3 अलोन सफिशिएंट, ऐसे कोई भी स्टेटमेंट आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर आपको डीआई के क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे। तीसरी चीज क्या है, आपको यहाँ पर पैसेजेस, या हम कह सकते हैं पजल, पैसेज इन द सेंस कि मैं कॉम्प्रिहेंशन नहीं कह रही, मैं आपको कह रही हूँ पजल वाले क्वेश्चंस। पजल वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं, जिसमें आपको एक बड़ी सी पजल दी होती है, उसको सॉल्व करने पे आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ पे ज्यादा मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो है ऑप्शंस जो है, आपने देखा होगा ध्यान से, डायरेक्ट ऑप्शंस हैं। डायरेक्ट ऑप्शन का मतलब क्या है, आपको कुछ ऐसे 4-5 ऑप्शंस घुमा फिरा के नहीं दिए हैं। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का काफी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो बेसिकली ओवरऑल कहने का मतलब है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग जो है यहाँ पे नंबर में क्या है, ज्यादा है। और इसके अलावा इनका जो लेवल है वो भी क्या है, आपका इजी है। इसीलिए 18, 19, 20 तक मैंने आपको कहा, 20 तक हमारा जो है पेपर अटेम्प्ट करना क्या था, इजी था। अब जब आप 21, 23, 24 देखोगे ना, स्पेशली 21 के बाद के जो पेपर देखोगे ना, वहां पे आपको समझना है कि जो ये ऑप्शंस भी लिखता है ना कि स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट, 2 अलोन सफिशिएंट, इसको भी कैसे डील करना है। अगर क्वेश्चन नहीं भी आता, कैसे आप इन ऑप्शंस को हेल्प से आंसर तक पहुंचोगे, ये चीजें भी आपको समझनी है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आपको फैक्ट्स के बेस पे ज्यादा मिलेंगे, डीआई जो है वो आपको मिलेंगे। अब इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो अब यूपीएससी ने पूछना क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। ठीक है, जिसमें डीआई है आपका, डीआई से अब बहुत कम या ना के बराबर आपसे पूछे जाते हैं। एंड उसके अलावा जितने हमारे रीजनिंग के क्वेश्चंस है ना, अब इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते। क्वेश्चंस इजी होते हैं, कंसेप्ट इजी होते हैं, वो घुमाता कहाँ है हमें, ऑप्शंस पे। ठीक है, चलो अब देखो, जैसे अब ये डिफिकल्टी आपको खुद पता चलते रहेगी आगे आगे जैसे आप देखोगे। देखो अब पहला क्वेश्चन जो था, ये डुएबल है कि नहीं, ये बताओ मुझे, कितने ट्रायंगल जो है इस फिगर में दिए हुए हैं। फिगर बेस्ड, हाँ एक चीज और बता देती हूँ, फिगर बेस्ड जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस है ना, अब ऑलमोस्ट बंद हो गए हैं। अब नहीं पूछे जाते हैं कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, अब क्या पूछता है वो, क्यूब और क्यूबॉइड पे जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे, क्यूबॉइड क्या है वो पूछता है। ये वाले क्वेश्चन अब एकदम क्या हो गए, बंद हो गए। आप एक 21 के बाद के पेपर उठा के देखिए, आप खुद एक एस्पिरेंट हो, आपको खुद पता होना चाहिए कि यूपीएससी का ट्रेंड कैसे कैसे बदल रहा है। आज मैंने आपके सामने जो पेपर रखा है और 24 का जो पेपर रखूंगी, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। क्यों? क्योंकि टॉपिक वही है, क्वेश्चंस वही हैं, बट देयर इज अ चेंज इन दी ऑप्शंस के पैटर्न पे, लेवल ऑफ डिफिकल्टी चेंज, नंबर ऑफ कोई क्वेश्चन डिक्रीज इंक्रीज हो रहे हैं, पजल टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछने बंद हो गए हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछने बंद हो गए हैं, डीआई नहीं आते आजकल। अब क्या आते हैं, अब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है यूपीएससी, अब क्या पूछ रहा है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी चीजों के बारे में पता है तो आप उसको कंक्लूड करके आंसर तक आ सकते हो, बस वो तरीका सीखना है तभी आ पाओगे। ठीक है, अब जैसे देखो ये क्वेश्चन था, अब मुझे बताओ, अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपको पता है कि ये क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट है, मुझे ये बताओ, मेरे कहने का मतलब है आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ोगे जिसके बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है। ये क्वेश्चन में मुझे पूछा गया है कि इसमें जो है कितने ट्रायंगल हैं,
अरे कुछ नहीं तो मैं डायग्राम देख देख के तो ट्रायंगल बना सकती हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूंगी। ये तो वन ऑफ द इजी क्वेश्चन में है, क्यों? क्योंकि आपके सामने है, आपको ट्रायंगल इसी में से फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को मैं क्या मानूंगी, हाँ ये मैं अटेम्प्ट करूंगी एग्जाम में, ठीक है। ये चीज जो मैं आज आपको बता रही हूँ ये आपको विद इन 5 to 10 मिनट्स करना है। आज मैं समझा रही हूँ इसलिए मैं आपको लंबा लेके जा रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि कितना है, ओनली 10 मिनट्स आपको दूंगी और आपको सेग्रीगेट खुद से करना है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो ये डॉट वाले, अब मैं आपको प्रेजेंट कंटेक्स्ट में भी बताती हूँ हर एक क्वेश्चन का। ये वाले क्वेश्चंस पूछने आप बंद हो गए। नाउ दे नेवर आस्क कि इसमें बताओ ट्रायंगल कितने हैं कितने, इसकी जगह पे क्या पूछना बढ़ा दिया है, क्यूब और क्यूबॉइड के कंसेप्ट पे हमें ज्यादा पूछा जा रहा है। अब क्यूब में भी वो डायग्राम नहीं आता कि इसके डॉट के पीछे कितने डॉट्स हैं, पहले आता था ना ऊपर 2 डॉट्स हैं पीछे हैं इधर हैं, बताओ कितने डॉट्स होंगे, वो भी नहीं आता। अब क्या आता है, नो फेसेस कितने होंगे, 2023 में आया था, देयर आर 123 आइडेंटिकल क्यूब्स, हाउ मेनी क्यूब्स हैविंग अ नो फेस पेंटेड। अब ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, समझ रहे हो, ये भी करने इजी होते हैं, ये भी मैं बताऊंगी। अब ये क्वेश्चन जो है एग्जाम हॉल में करने लायक है, बट अब नहीं पूछा जा रहा। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जहां पे आपको पूछा गया है कि इस डॉट पे क्या है, ये मैंने क्लास में इतनी बार कराया है और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते एग्जाम में, ये बताओ मुझे, ये बताओ मुझे। हाँ यही मैं चाहती हूँ, यही मैं चाहती हूँ, हाँ बिल्कुल मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग हर एक पेपर को डिस्कस करने से पहले खुद से करिए एक बार। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, ये चीज मैं नहीं बताऊं आपको कि ये पैटर्न कैसे बदला है, इसमें क्या टॉपिक है, क्या कंसेप्ट है, ये चीज आपको खुद आनी चाहिए दिमाग में, समझ लो। आपको यूपीएससी के पैटर्न को समझना है, किसी टेस्ट सीरीज के मॉक को मत दीजिए सी साइड में, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। आप इन्हीं पे कमांड करिए ना, कैसे नहीं एग्जाम निकलेगा, मैं भी यहीं बैठी हूँ, फिर से यहीं आना। ये प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम में सबसे पहली चीज मैंने आपको यही बताई है कि किसी भी नंबर की 2 वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने आपको ये डॉट वाले क्वेश्चन पूछे हैं और अभी तक भी 2024 तक भी यूपीएससी ये पूछ रहा है, अभी भी पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है, ऐसा क्वेश्चन आपको हर साल पेपर में मिलेगा, हर साल पेपर। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो इसका मतलब क्या है, गलती किसकी है, आपकी है कि आपको यही नहीं पता कि यूपीएससी पूछ क्या रही है, समझ रहे हो। ये क्वेश्चन तो हर साल आ रहा है, एक साल भी आपका स्किप नहीं हुआ है, एक सिंगल ईयर। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, आने वाले पेपर सॉल्व करेंगे, आप खुद देखना। ये प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पे क्वेश्चन है, कभी डॉट दे देते हैं, कभी स्टार मार्क दे देते हैं, कभी गोला बना के दे देते हैं, कुछ भी बना के दे देते हैं सिंबल में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, एनालाइज करो पेपर को, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, इसमें नंबर सीरीज का है, ये काइंड ऑफ नंबर सीरीज हम इसको लेके जा सकते हैं। आपसे पूछिए कि ये वाली वैल्यू बताओ क्या है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है। अब मुझे बताओ क्या ऐसे क्वेश्चन अब आ रहे हैं या बंद हो गए, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये बताओ मुझे। आ रहे हैं? क्या नाम है उस टॉपिक का, इस कंसेप्ट पे अभी भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि बंद हो गए, ये बताओ मुझे। आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको ये वैल्यू फाइंड करनी होती है, या बंद हो गए? अब यूपीएससी नहीं पूछ रहा क्या ऐसे क्वेश्चन, या अभी भी पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि नहीं? क्या टॉपिक है? नहीं, नंबर सिस्टम नहीं है ये। नंबर सिस्टम में तो सिंपल आपको इसमें करना क्या है, बेसिकली इस क्वेश्चन में करना क्या है, हाँ बिल्कुल सही, इतना चीख चीख के मैंने आपको बताया है। ये क्या है, नंबर सीरीज। नंबर सिस्टम अलग टॉपिक है, नंबर सीरीज अलग टॉपिक है, ठीक है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। नंबर सिस्टम में वी हैविंग अ टोटल 9 डिजिट्स जिसपे हमें अरेंज करके सारी चीजें हमें निकालनी होती है, उनका अरेंजमेंट इज नोन एज नंबर सिस्टम। नंबर सीरीज में क्या होता है, हमें यहाँ पर 2 तरह से सीरीज पूछ रहे हैं, यस, मिसिंग सीरीज और नंबर सीरीज। एक आपकी कौन सी होती है, न्यूमेरिकल सीरीज जिसमें नेक्स्ट टर्म पूछता है, दूसरी कौन सी होती है, अल्फाबेटिकल सीरीज। तो यूपीएससी दोनों पे पूछ रही है, न्यूमेरिकल सीरीज भी पूछ रही है और क्या भी पूछ रही है, अल्फाबेटिकल सीरीज भी पूछ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये पैटर्न अभी भी मेरा क्या है, कंटिन्यू है। तो इस पे क्वेश्चंस मेरे अभी भी पूछे जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इस पे टॉपिक पूछा जा रहा है तो कौन सा टॉपिक है ये। तो ये भी हमारे लिए, अभी तक देखो मैंने 3 क्वेश्चन आपके सामने बताए हैं और तीनों क्वेश्चन को बाय हुक बाय क्रुक अभी भी पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है ना, बस तरीका अलग कर दिया है। यहाँ पर डॉट पूछा था, अब कोई स्टार मार्क बना के या कोई सम दे के आपको दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे आपको पूछा गया था, अब वो नंबर सीरीज के फॉर्म में दे देते हैं। ये टॉपिक ट्रायंगल, क्यूब, क्यूबॉइड सब सिमिलर टाइप ऑफ टॉपिक्स हैं, तो क्या अभी भी नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है ना, बस क्या बदला है, आपका तरीका बदला है, ठीक है। हाँ ये ABC, हाँ 1CD ऐसे करके दे रहा है, अभी भी कैसे देते हैं, पहले ऐसे देता था, यस बिल्कुल सही, ABC को हम CD से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई नई वैल्यू आती है, आपको एक सम दे देता है और यहाँ की वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है, देते हैं ना। तो यही तो क्वेश्चन सही है ना, बस तरीके को क्या करा है, चेंज करा है। तो जैसे से आप ईयर बाय ईयर आगे बढ़ोगे तो ये जो 2018-17-18 का पेपर है, यहीं से अपने कंसेप्ट्स को बिल्ड करते जाओ।
तो जैसे जैसे नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि मैंने पहले ईयर में क्या पढ़ा था और ये अभी कहां पर पूछा गया है, ठीक है, तब चीजें समझ में आएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है आपका 2018 में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा है आपका फोर्थ। हाँ ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम बताओ फोर्थ वाला। हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग द वर्टिकल्स ऑफ द ऑक्टागन, ये पूछे जा रहे हैं, बताओ मुझे क्या ये ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है, क्या अभी भी ये चीजें पूछी जा रही हैं, क्या इस पे क्वेश्चंस बन रहे हैं, यस और नो? नो। हाँ यस। अब देखो यहां पर जो इसने टॉपिक दिया है, अब यहाँ पे डायगोनल्स नहीं आते, अब क्या आते हैं, ऑक्टागन्स नहीं आते, अब क्या आते हैं, क्यूब। क्यूब के फेसेस आप ड्रॉ कर सकते हो। दूसरा क्या आता है, क्यूबॉइड, यही आता है, ठीक है। पूछे जा रहे हैं बट पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है। अब ये एग्जाम में, अच्छा बताओ अभी तक मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिखाए, 4 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप एग्जाम हॉल में कर सकते हो? कर सकते हो का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि तुरंत क्वेश्चन देख के कर लोगे, मतलब एटलीस्ट डुएबल है। तो क्या क्वेश्चन नंबर 1 डुएबल था? बिल्कुल था। इसमें मुझे कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, अपने दिमाग से मिथ हटाओ कि फॉर्मूले पढ़ने से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे। मैं आपको एक पूरा हैंड आउट दे देती हूँ फॉर्मूले का, तब भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं कर सकती थी एग्जाम में, दूसरा क्वेश्चन मैं कर सकती थी, बिल्कुल कर सकती थी एग्जाम में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है, क्या ये मैं कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपने लॉजिक को ओपन करो, ये भी आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में कर सकते हो। अब आओ 4th नंबर के क्वेश्चन पे। अब 4th नंबर के क्वेश्चन पे अगर आपको इतना पता है कि ऑक्टागन, ऑक्टा का मतलब क्या होता है, हेक्सा, पेंटा, ऑक्टा, क्या होता है, ऑक्टा के कितने फेस होते हैं, 8। उस पे बेस पे आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा के इसको भी कर सकते थे, मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल ही आप इसको छोड़ सकते हो, करने लायक ये भी क्वेश्चन हमारा था, ठीक है। अब आओ 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन देखो आपको क्या बोला है, यहां पर आपसे पूछा है कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर बाय दी व्हीकल ए एंड बी इन द टाइम ऑफ OL। क्या ये कर सकते हो एग्जाम में? ये क्वेश्चन बताओ मुझे, क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में कर सकते हो? ऐसे ही हर एक ईयर में आप सेग्रीगेट करोगे खुद से, ये बताओ ये क्वेश्चन करने लायक है, या ऐसा है कि मैं नहीं कर सकती, काफी टाइम टेकिंग है तो मैं इग्नोर कर दूं, ऐसा कुछ है? बताओ बताओ, कर सकते हो एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा? ऑनेस्टली बोलना, मतलब ये नहीं है कि हाँ मैं हर क्वेश्चन में हाँ बोल दूं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सब इसको बहुत इजीली कर पाए, क्यों? क्योंकि देखो इसने क्या करा है, थोड़ा बहुत यहाँ पे लैंग्वेज में वो कर दिया कि फिगर को जो है वो ड्रॉ किया गया, वेलोसिटी ऑफ द ग्राफ ए बी, तो स्ट्रेट लाइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है, उसमें भी उस एग्जाम हॉल के प्रेशर में मैं इतना ज्यादा नहीं कर सकती। तो क्या कर दो, अभी तक हमने 5 में एक क्वेश्चन तो हम इग्नोर कर सकते हैं ना, चलो मान लो मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेना है कि मैं कोई क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, ठीक है, बस तरीके सीखने हैं कि कैसे आपको क्वेश्चंस की तरफ चलना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट, अपने आप आपको ये ऑब्जर्व करना है। अब आगे मेरे पास कॉम्प्रिहेंशन। नाउ कॉम्प्रिहेंशन में अब मेरे पास आगे कॉम्प्रिहेंशन, और कॉम्प्रिहेंशन का रेशियो तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी भी कम हुआ है। कितने क्वेश्चन आते हैं अभी भी ऑन एन एवरेज, बताओ कॉम्प्रिहेंशन पे कितने क्वेश्चन आते हैं अभी भी? 26 27 तो मिनिमम अभी भी आ रहे हैं ना, 27 मिनिमम आ रहे हैं ना। तो कॉम्प्रिहेंशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है एग्जाम में, वो समझ पा रहे हो आप, कितना बड़ा रोल प्ले करता है? नाउ कॉम्प्रिहेंशन में मैंने क्लासेस में इतनी बार आपको बताया, मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फेरेंस। इन्फेरेंस का मतलब मैंने आपको बताया था, जब भी इन्फेरेंस कीवर्ड होता है इसका मतलब क्या है, मेरा आंसर कहां पर होगा, विद इन दी पैसेज कहीं ना कहीं पे लाई कर रहा होगा। अब डिफिकल्ट बढ़ाने के लिए ये क्या लिख देते हैं, मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फेरेंस। इसका मतलब क्या है, वो बात डायरेक्टली, सिर्फ इन्फेरेंस कीवर्ड होता तो वो बात डायरेक्टली पैसेज में लिखी होती और मेरा आंसर होता, बट इसने उसके आगे 2 वर्ड और जोड़े। क्या जोड़ा है? मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फेरेंस। इसका मतलब क्या है, वो बात डायरेक्टली नहीं बोली गई होगी, विद द हेल्प ऑफ लॉजिकली वो क्या करा गया होगा, वो कहीं ना कहीं पर लिखी गई होगी। अब मैंने आपको और तरीके भी बताए हैं कि कैसे इनको एलिमिनेट करना है, कैसे क्या करना है। तो अब मुझे एक बात बताओ, इस पैसेज में, अगर यहाँ पे आपके सामने ये पैसेज है, कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे पैसेज के, बताओ मुझे। अब तो आपको पता होना चाहिए, एक मंथ बचा है, सिर्फ 1 मंथ लेफ्ट है, कितने क्वेश्चन आप पैसेज के अटेम्प्ट कर लोगे, ये बताओ। अगर आपके सामने ये पेपर है तो कितने पैसेज के आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे? ऐसे देखो दूसरा क्वेश्चन वहां पे दिया है, मोस्ट लॉजिकल कोरोलरी, है ना, कोरोलरी का मतलब भी मैंने आपको बताया था, 20 to 21 इतना बिल्कुल होना चाहिए। पे प्लीज अपने इस पे कमांड करिए, ये मैं अभी कराऊंगी सब, डोंट वरी, ठीक है, सब बताऊंगी मैं। बस पहले अभी हम देख लेते हैं कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब देखो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये अब नहीं आते। देखो डीआई जो पूछा गया है ना, देखो डीआई का क्या फायदा होता था, डीआई में एक क्वेश्चन करने से
हम 3-4 क्वेश्चंस को क्या कर लेते थे, आंसर कर लेते थे। अब पेपर को डिफिकल्ट करने के लिए उसने क्या करा है, आपके जितने भी डीआई हैं उनको हटा दिया है, ठीक है। तो एग्जाम हॉल में एक डीआई आप सॉल्व करके 4 क्वेश्चन कर सकते थे। तो देखो जहां पर हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करके भले उसमें मेरे 5 मिनट लगे, अगर मेरे 4 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं ना तो उसको सॉल्व करना है, ठीक है। उनको आपको नहीं छोड़ना है, उस क्वेश्चन को आपको डील करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन वही था, डीआई का क्वेश्चन था आपका। अब देखो ये मैंने आपको बताया ना, ये देखो डॉट वाले पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे, इसलिए पहले पेपर क्या होता था हमारा, इजी होता था। अभी भी ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखो ये डॉट वाले क्वेश्चन है, ये भी काइंड ऑफ क्या है, पजल ही है, और हम कह सकते हैं एक उसी तरह का क्वेश्चन है। अब देखो इसमें सिंगल डॉट, 2 डॉट, ये सब क्वेश्चन इन्होंने क्या करें, दे दिए हैं, ठीक है। अब फिर आपको मिलेगा पैसेज। पैसेज में भी आपके फिर से वैसे ही क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका एक पैसेज को करने पे क्या होगा, 3-4 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, फिर हम टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। ये पैसेज प्लीज आप लोग करो, एक बार खुद से करो, मैंने बहुत बार बता दिया, एक बार खुद से करोगे ना तब चीजें समझ में आएंगी। तो पैसेज के बारे में मैं नहीं डिस्कस करूंगी, इधर आइए। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए 21 और 22 देखिए। मैंने जब आपको ये टॉपिक बताया भी था तब भी मैंने आपको क्या बोला था, हाँ पैसेज तो अगर आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, यस बिल्कुल आ जाते हैं। कोई कह रहा है कि अगर मैं नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब आपके यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ प्रैक्टिस है। मैं बताऊंगी फिर से इन सारे पीवाईक्यूज में। आज मैं बस आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि कैसे करना है। ये क्वेश्चन किस चीज का है बताओ मुझे, कौन सा टॉपिक है ये, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 किसका है, टॉपिक का नाम क्या है, कैसे सॉल्व करोगे एग्जाम में, टॉपिक का नेम क्या है, कैसे सॉल्व करोगे। हाँ क्या ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप लोग, मुझे ये बताओ पहले। अभी ये नहीं जानना मुझे कि आंसर क्या है इसका, मुझे ये जानना ही नहीं है। मुझे बस ये जानना है कि आप लोगों के दिमाग में कुछ चीजें समझ आ रही है, मैं क्यों चिल्ला रही हूँ इतना। ये किस चीज का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है, कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें आपको 4-5 पैटर्न्स होते हैं जिसपे आप लोग डील कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ोगे क्या एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन छोड़ रहे हो तो आप सीधे क्या हो, रेस से बाहर, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन डुएबल हैं, दोनों क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये वाले क्वेश्चन पे आओ, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। ऐसे क्वेश्चन अभी भी यूपीएससी पूछ रहा है, एक साल ऐसा नहीं है जब उसने इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा है। उठा के देख लो पेपर, कोडिंग डिकोडिंग में लगातार ऐसे क्वेश्चंस जो हैं हमारे इसमें कंटिन्यूअसली पूछे गए हैं। तो नॉट अ सिंगल ईयर, एक सिंगल ईयर भी ऐसा नहीं है जब नहीं पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता, समझ लो। तो ये टॉपिक आपकी क्लियर होने चाहिए। अब देखो दूसरे क्वेश्चन पे आओ, if x is between -3 and -1 and y is between -1 and 1, then x square minus y square is between which of the following। जरा इसको करो तो 23 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन करो। क्या एग्जाम में इसमें दिमाग लगा सकते हो, 23 और 24 दोनों में मुझे सोच के बताओ। सिंपल सी बात है, हाँ इतना मैंने बताया। नंबर सिस्टम में अलग अलग टाइप के नंबर होते हैं, -1 +1 आपने पढ़ा होगा, दिस इज दी लाइन, पढ़ा है। 0 प्लस और क्या होता है माइनस, क्या होते हैं ये इंटीजर्स, पॉजिटिव भी होते हैं और हमारे क्या भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, क्या अटेम्प्ट कर सकते हो, मुझे इतना बताओ। अभी मैं ये नहीं जानना चाह रही हूँ कि आप इसका आंसर क्या है, मुझे बस इतना बताओ कि ये अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जाम में, इतना बताओ बस मुझे, यस और नो इतना बताओ कि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो छोड़ दोगे कि पेन चलाओगे थोड़ा बहुत, क्या करोगे। 23 और 24 आपके सामने आएंगे तो आप अटेम्प्ट करोगे, ट्राई करोगे, या स्किप करके नेक्स्ट में चले जाओगे, ट्राई करोगे। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब क्या है, कौन से क्वेश्चन को आपको छोड़ना है वो दिमाग में क्लियर होना चाहिए आपके, समझ रहे हो। एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। इसमें कोई बहुत बड़ा वर्ड लिखा गया है क्या, नहीं ना। इसमें क्या बहुत ऐसी कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज बोली गई है क्या जो आप नहीं समझ पा रहे हो, समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब। मैं ये नहीं कह रही कि ये 100% करेक्ट होगा, 100% इनकरेक्ट होगा, लेकिन आप इसको इस कैटेगरी में तो रख सकते हो कि मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा, एक बार मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं ट्राई करूंगा इसको, ये समझ रहे हो। अब देखो एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर अदर देन 1, ठीक है। ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस में ना ये आपको पूरी एक वो दे देता है गाइडलाइन कि कैसे करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। अब क्या कहा है देखो, y इज ग्रेटर देन x, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट नंबर। अभी मेरे को नहीं, मैं नहीं बता रही आपको कि ये कैसे होगा, मैं बताऊंगी, बट अभी मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये डुएबल हैं ये दोनों क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस भी मैं क्या करूंगी, अटेम्प्ट करूंगी एग्जाम में, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेलेक्ट करना सीखो पहले, अटेम्प्ट करना तो ईजी है। अब आ गए पैसेज। पैसेज तो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए, बिना उसके तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ये देखो कौन से क्वेश्चन है ये पजल के क्वेश्चंस हैं। इसके साइड में कौन बैठा है, इसके ऑफिस के पास कौन है, अब ये नहीं पूछे जाते हैं, अब बिल्कुल ही नहीं पूछा रहे। बट हाँ ये भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये डुएबल नहीं है, ये भी है ना।
नंबर ऑफ डुएबल क्वेश्चन है ना, राइट। चलो अब नीचे आओ। अब फिर से आ गया हमारा पैसेज। पैसेज में जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से पैसेज कर लोगे। पैसेज के बारे में मैं अभी बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी, बाकी सेक्शंस के बारे में करूंगी। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी पैसेज है। देखो पैसेज कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं, तभी पहले पेपर क्या होता था, इजी होता था। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो पैसेज के क्वेश्चन जो हैं वो आप सॉल्व कर लेते थे। अब यहाँ पर और देखो, ये देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे है हमारे, 33, 34। हाँ ये बताओ मुझे, 34 ट्राई करने लायक क्वेश्चन है या नहीं है? 34 क्वेश्चन पढ़ो, ट्राई सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने तो बस ऐसे समझाने के लिए बताया आपको। 34 बताओ। इतना ही तो बताना है बस कि एग्जाम हॉल में आप इसको ट्राई करोगे या स्किप करोगे? ट्राई करोगे या स्किप कर दोगे? एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हो ना। ऐसा कोई भारी भरकम वर्ड या ऐसा तो नहीं लिखा है ना। यस, डुएबल है। नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को कभी भी स्किप मत करना, ये मेरी आपको सीख है। क्यों? क्योंकि आप आने वाले पेपर में आगे देखते रहोगे ना, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन जो होते हैं उनमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता। उसमें क्या लगता है, सिर्फ लॉजिक और पेन चलाओ। जितना पेन चलाओगे, जितना दिमाग खुलेगा, उतने इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इनमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो अगला क्या है। अ सॉलिड क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर साइड पेंटेड ऑल इट्स फेट्स, इट कट up into the small cubes of 1 centimeter. How many of the small cube will have exactly 2 face painted? ये क्या है, क्यूब का क्वेश्चन है। क्यूब में 1 फेस पेंटेड, 2 फेस पेंटेड, अगर बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है तो एकदम डुएबल है। 10 मिनट भी नहीं लगेगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताऊंगी अभी कैसे करना है। अब ये वाला देखो, 36 पढ़ के बताओ मुझे, क्या 36 कर पाओगे? क्या बोला है, while writing all the numbers from 700 to 1000, how many numbers occur in with the digit at the 100 place and greater the digit at the 10th place, which is the, and the digit of 10th place is greater than the digit of unit place. क्या ट्राई कर सकते हो ये बताओ मुझे। मेरे को नहीं जानना कि अभी इसमें क्या है, मेरे को नहीं पता कि इसका आंसर क्या है, कैसे करेंगे वो भी मुझे नहीं जानना। बस मुझे इतना बताओ कि बेसिक लैंग्वेज पढ़ के क्या इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो एटलीस्ट। ये बताओ, कोशिश कर सकते हो कैसे करना है कैसे नहीं करना है, कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं ना। ऐसे देखो 37 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, बहुत डुएबल है। ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो फॉर्मूला लगाना है। अभी मैं आपको वो क्वेश्चन बता ही नहीं रही हूँ जिसमें फॉर्मूला लगाना है। आप पेपर देखो एक बार बस। अब देखो ये वाला पेपर, ये जो है 38 बताओ मुझे। बुक सेलर सोल्ड करता है ए नंबर ऑफ ज्योग्राफी टेक्स्ट एट द रेट ऑफ एक्स पर बुक, ए +2 नंबर ऑफ हिस्ट्री टेक्स्ट बुक एट द रेट ऑफ एक्स +2 पर बुक, ए -2 नंबर ऑफ मैथमेटिकल बुक्स टेक्स्ट बुक एट द रेट ऑफ x -2 पर बुक, बट इज द टोटल सेल ऑफ रुपीज। ये कर सकते हो कि नहीं, बताना। हाँ कंडीशन बना के हो जाता है, राइट। लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा कंडीशन बना के हो जाता है। वो तरीके बताऊंगी कैसे कैसे करना है, बट अभी बस इतना देखो कि हाँ कर सकते हो नहीं कर सकते। ये काफी, अगर इसको नहीं भी करोगे कोई दुख नहीं है। क्या है, अगर आपको लग रहा है कि इसमें बहुत टाइम लग रहा है, बहुत चीजें वो हो रही हैं, तो आप इसको क्या भी कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस को स्किप भी कर सकते हो। बट अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है। आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर। ठीक है, अब देखो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। आता है ठीक, नहीं आता सीधे स्किप कर दो। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी के लिए अब एक चीज बताती हूँ आपको। मैं प्रोबेबिलिटी से आपका कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी एक क्वेश्चन भी नहीं आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आता है। अगर आपने पढ़ा है अपनी बेसिक क्लासेस में तो ट्राई करो, नहीं पढ़ा है, नहीं पता है कंसेप्ट तो छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि अब वहां पर ये कोई दिमाग लगा के कोई गैस करके नहीं होना, ये देख लीजिए। ठीक है, अगर आता है तो सॉल्व करना है, नहीं आता तो छोड़ देना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को वहां पे ईगो पे लेके चलने नहीं लग जाना है सॉल्व करने के लिए। जो है जिनको कर सकते हो उनको करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन, 2 पर्सन ए एंड बी रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, at the start B is ahead of the point of A and their position make an angle of 30 degree at the center of the circle. When A reached the point, उसके बाद opposite to the starting point he meet the B. After what is the ratio of the speed and A and B if they are running with the uniform speed? पता है क्या ये क्वेश्चन? कर सकते हो, कर सकते हो। अगर पहले से सॉल्व किया है तो वो अलग बात है। ऐसे एग्जाम में अगर आता है तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व करने लायक है या नहीं है? सेग्रीगेट करना समझ रहे हो आप लोग? क्या ये क्वेश्चन सॉल्व करने लायक है अगर पहले से नहीं पढ़ा है तो?
नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, आपको पता होना चाहिए स्पीड क्या है, छोड़ दो। नहीं पता, बिल्कुल छोड़ दो, दिमाग में लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर आओ, क्यों अपना दिमाग लगाना है, बाकी क्वेश्चन भी तो है, उनकी तरफ आइए। ठीक है, अब देखो ये वाला है, अब ये बेसिक क्वेश्चन है, अभी भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या ये कर सकते हो? ऐसे क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एटलीस्ट करनी है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अभी भी आ रहे हैं और सिमिलर तरीके से आ रहे हैं, 24 में भी आया है। स्टूडेंट के 40% मार्क्स आ रहे हैं एग्जामिनेशन में, सपोज अगर वो 30 मार्क्स लाता है एंड फेल होता है 30 मार्क्स से, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं ये पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन डुएबल है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ी सी आपको क्या करनी होगी, इस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी होगी। अब देखो यहाँ पर आइए, 19 boys turn out for the playing hockey. Of these, 11 were wearing the hockey t-shirt and 14 were wearing the hockey pants. There are no boy without shirt or pant. What is the number of boy wearing the full uniform? क्या ट्राई कर सकते हो? ट्राई तो कर सकते हो, कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है, बेसिक लॉजिक लग रहा है। ठीक है, तो ये डुएबल क्वेश्चन हमारा है। अब अगले ये आगे हमारे फिर से ये पैसेज आ गए, ये कॉम्प्रिहेंशन वो आ गए फिर से हमारे कि कौन सी सिटी है, पजल वाले क्वेश्चंस आ गए। ये फिर से क्या होते हैं हमारे, काफी इजी होते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आया पजल सॉल्व हो गई तो आंसर आ जाएगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, आप घूमते रहोगे। लेकिन अगर आप एक पजल भी सॉल्व कर लोगे तो मिनिमम कितने हो जाते हैं हमारे, 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। यस, लास्ट वाला क्वेश्चन वेन डायग्राम से तुरंत हो जाएगा, जो अभी मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चंस में आपके सामने जो है, इसमें क्या होगा, 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो तुरंत आपके आंसर्स निकल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करना है। पैसेज तो आपको करना ही करना है, चाहे कितना भी आपका वीक है, अभी 1 महीना है, प्रैक्टिस करके पैसेज को बहुत स्ट्रांग बनाना है ताकि पैसेज में कोई गलती ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, बाकी ये सारे हमारे पैसेजेस के क्वेश्चंस हैं। अब आए कुछ और भी क्वेश्चंस। अब देखो ये वाले क्वेश्चंस, ये देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, दिस इज, ये भी क्या है, ये भी क्या होते हैं, इजी होते हैं। देखो इसको, ये क्वेश्चन भी हमारे लिए क्या होते हैं, इजी होते हैं, जहां पे हमें क्या पूछा गया है, शॉपकीपर जो है सेल करता है आर्टिकल को एट ₹40 एंड कितना प्रॉफिट आता है, X% प्रॉफिट आता है। जब वो सेल करता है 20 में तो वो सेम परसेंट पे क्या करता है, लॉस करता है। तो ओरिजिनल कॉस्ट बताओ, तो परसेंटेज के इसमें मैंने आपको बताया है, अभी भी मैं बताऊंगी, मैं अभी बस आपको दिखा रही हूँ, मैं अभी भी बताऊंगी कि कैसे डील करोगे ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, अभी भी मैं समझाऊंगी, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, मैं सारा बताऊंगी। अब देखो 24 इक्वली पॉइंट्स, ये कर सकते हो, पढ़ो तो जरा 58 को पढ़ो, क्वेश्चन 58 रीड करो। कर सकते हो, ट्राई करो, जरा पढ़ के बताओ मुझे। कर सकते हैं। एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे या छोड़ दोगे, स्किप कर दोगे, राइट, समझ लो, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास बहुत हैं, स्किप कर दो। ठीक है, मैंने क्या कहा, 20 क्वेश्चन ऐसे अपने दिमाग में सेट करो जो बिल्कुल ही वो है, उनको स्किप करते जाना है। ठीक है, ताकि आपको प्रेशर लेवल जो है वो कम होते जाए, आपके दिमाग में ये तो हो जाएगा एटलीस्ट कि मेरे पास कितने क्वेश्चन बचे, अभी भी मेरे पास 60 क्वेश्चन बने, 60 में भी मैं 45 भी कर लेती हूँ, स्टिल क्लियर हो जाएगा सी सेट। समझ रहे हो, तो दिमाग में अपनी एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी बनाओ। अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से अच्छा इसमें दिमाग लगाओ, अगली टर्म कौन सा आएगा सीरीज का, ये क्या है, ये फिर भी सिंपल है एज कंपेयर टू उसके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगना, कुछ नहीं लगना, सीरीज पकड़ी गई तो शॉर्ट 100% करेक्ट होगा। आप समझ रहे हो, ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है जहां पे शॉर्ट 100% करेक्ट हो, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया आपका, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हो गए आपके, ये परसेंटेज के क्वेश्चंस हो गए, ये क्या होते हैं, ये शॉर्ट आपको पता है कि ये 100% मेरे करेक्ट ही है। अब यहाँ पर अगर आप सॉल्व भी करते हो, मे भी आपको पता हो कि करेक्ट है कि नहीं है ना, तो ऐसे क्वेश्चन पे रिस्क क्यों लेना, वही क्वेश्चन पे रिस्क लो जो शॉर्ट हो हमारे। ठीक है, अगर ये निकाल पाओगे तो 100% आंसर करेक्ट है, नहीं निकाल पाओगे तो स्किप ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे अगला क्वेश्चन ये है, एरिया ऑफ ईच स्क्वायर 12 इक्वल स्क्वायर आर प्लेस्ड इन द फिट टू रेक्टेंगल ऑफ डायगोनल 5 cm. There are 2 rows containing 4 square each. No gaps are left between the adjacent square. What is the area of each square? ठीक है, क्या ये अटेम्प्ट करोगे या छोड़ दोगे, अपने दिमाग में, अब दिमाग में कैलकुलेट करो, क्या करोगे, स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
प्रेशर लेवल को कम करो, प्रेशर लेवल को कम करो, एग्जाम में पेपर को हैंडल करना सीखो। ये भी स्किप कर दो, अगर ऐसे क्वेश्चन में दिमाग हो रहा है तो हैंडल सीधे स्किप कर दो। बट ये वाले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर इसको देखो, अब ये कम आते हैं 61 को देखो, ये ग्राफ है, ठीक है, बस ग्राफ को सही से ऑब्जर्व करो, नॉट करेक्ट पूछा है, ये चीज बस ध्यान रखो कि कौन करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, क्या पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं गलत करने हैं, इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। क्यों? क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर है, क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपके सामने है, पता चलेगा तो 100% क्या करोगे, राइट करोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं। अब जैसे देखो अगला है, ये वाला बताओ मुझे। For a sports meet, a winner stand comprising 3 wooden blocks in the following form. There are 6 different colors available to choose from. Each of the 3 wooden blocks is to be painted such that no 2 of them has the same colors. In how many different ways can the winner stand be painted? कर सकते हो इसको? ये वाला क्वेश्चन बताओ मुझे। कर सकते हो इसको? Yes or no? कर सकते हो एग्जाम में? बताओ, बाकी लोग बताओ। यस और नो इतना ही तो बताना है, स्किप करोगे या करोगे, अटेम्प्ट भी करोगे, ट्राई भी करोगे। ये क्वेश्चन जो है, अब यहाँ पर जो है ना, जब भी ये आता है ना, हाउ मेनी डिफरेंट वेज, यानी कि कोई एक वे नहीं है पर्टिकुलरली, अलग अलग डिफरेंट वेज हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन डिकोड कर पा रहे हो तभी सॉल्व करना, अगर नहीं कर पा रहे हो तो अपना नेगेटिव मत बढ़ाओ। जितने नंबर ऑफ नेगेटिव्स कम करोगे ना, उतने नंबर ऑफ आपके क्या होंगे, मैक्सिमम जो है आंसर्स आएंगे, मैक्सिमम स्कोर आपका उतना ही होगा। नेगेटिव को जितना कम करोगे उतने पॉजिटिव स्कोर्स बढ़ेंगे। तो अब ये विनर जो है स्टैंड भी पेंटेड है ना, ये पूछा है, तो अब मुझे पता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं पता तो क्यों दिमाग लगाना है, ठीक है, छोड़ दो। अब आगे आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देखो, ये वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल करने हैं। ग्राफ दिया है, आपसे पूछा है कि 1990 से लेके 2010 तक क्या हो रहा है, ग्राफ ही तो ऑब्जर्व करना है ना, उसके बेस पे स्टेटमेंट ही तो आंसर करने हैं। समझ रहे हो? क्वेश्चन देखो एक बार, जो है 63, 64 को जरा एक बार ध्यान से देखो। ये वाले क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, ग्राफ ही ऑब्जर्व करना है, ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कितने बच गए हमारे पास। अब थोड़े से क्वेश्चन बच गए हैं, देखो ये भी देखो इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, ये भी ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं, ये भी अटेम्प्ट करना है। देखिए वैल्यू ऑफ ई एंड ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट देखो वहां पे, अभी ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर्स, उस फिगर को कंसिडर करके आपको आंसर्स करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको करना है जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, सिर्फ हमारे क्या लग रहे हैं, हमारी कंसेप्ट और हमारी क्या लग रहे हैं, ऑब्जर्वेशन। तो ये चीजें आपको करनी है, ये क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं। ऐसे क्वेश्चंस अगर अभी भी आते हैं तो नहीं करना है, लेकिन अब बहुत कम आते हैं। मैं अभी आपको देखोगे, ये देखिए ये भी वही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स जो है ए से बी के बीच में कितने हैं, ये भी वही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब यहाँ पर देखते हैं और कौन से क्वेश्चंस हैं दूसरे। हाँ ये देखो, ये किसका क्वेश्चन है, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, पढ़ो जरा, पढ़ो जरा, कोई फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। हाँ सिंपल क्वेश्चन है। देखो एक पर्सन ने रेफ्रिजरेटर को लाया जिसकी वर्थ कितनी थी, 22,800 रुपए थी, तो वो कितना पे कर रहा है, 12.5% जो है वो इंटरेस्ट पे कर रहा है ईयरली, कंपाउंड ईयरली, ठीक है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर उसने कितना पे किया, 8650 पे किया। तो जितना भी वो था उसमें वो 12.5% क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। उसके बाद वो कितना एट द एंड ऑफ द कितना पे कर दे रहा है, 8650 कर दे रहा है। उसके बाद सेकेंड ईयर में कितना दे रहा है, 9125। इसका मतलब क्या है, जो ये वैल्यू है, आपको तो पता होगा ना, जितना अमाउंट वो पे करते जा रहा है वो क्या होते जाएगा, माइनस होते जाएगा। और इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऐड होता है कि माइनस होता है, उसके अमाउंट पे इंटरेस्ट ऐड होगा 12.5% का या माइनस होगा। जैसे आपको मैं दूसरा एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे हम लोग कहीं पे शॉपिंग करने जाते हैं, राइट, तो वो हमें बोलता है कि 10% का डिस्काउंट है ऑन दी, किस पे होता है 10% का डिस्काउंट, डिस्काउंट प्राइस हमेशा किस पे होता है, जो आपकी कॉस्ट प्राइस है उसी पे डिस्काउंट लगता है, समझ लो। सपोज किसी की कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है एंड वो आपको कह रहे हैं कि इसमें 10% का क्या है, डिस्काउंट है। तो ये 10% किसका होगा, जो मेरी कॉस्ट प्राइस है उसी का 10% होगा, राइट। तो अब यहाँ पे डिस्काउंट जो है, कॉमन सेंस लगाओ, ये वैल्यू ऐड होगी मेरी, माइनस होगी, डिस्काउंट तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा ना। जो भी आपका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है उसमें से डिस्काउंट क्या होगा, माइनस होगा। इक्वल करके मेरी मार्केट प्राइस वैल्यू आएगी कि अभी प्रेजेंट में वो कितने प्राइस में दे रहा है। तो ये चीजें आपको कहीं बुक में नहीं मिलेंगी, दिमाग लगाओ।
अब यहाँ पर भी इसने यही बोला है कि एक पर्सन ने जो है रेफ्रिजरेटर खरीदा जिसकी कीमत कितनी है 22,800 है। अब वो उसमें कितना देगा ब्याज, 12.5% का जो है वो ब्याज देगा ईयरली। अब ये बताओ मुझे कि ये जो वो 12.5% का ब्याज देगा, अब उसके बाद क्या बोला है, फर्स्ट ईयर में उसने कितना पे कर दिया, 8650 पे कर दिया, यानी कि जो उसका अमाउंट था 22,800 इसमें से उसने कितना पे कर दिया, 8650 पे कर दिया। तो ये तो सिंपली क्या होगा, उसकी वर्थ में से माइनस होगा। अब मुझे बताओ जो ये, अब फिर उसके बाद वो सेकेंड ईयर में वो 9125 पे कर देता है, तो जो अमाउंट अब मेरा बचा होगा फर्स्ट ईयर के एंड के बाद जो मेरा अमाउंट बचा होगा उसमें से वो कितना पे कर दे रहा है, 9125 पे कर दे रहा है। अब आपसे क्या कह रहा है कि वो एंड ऑफ द थर्ड ईयर में कितना उसके पास अभी भी क्या है, उसको क्लियर करना है, अपना डेब्ट कितना उसके पास बचा हुआ है। ये चीज समझ में आ रही है। बस इसने एक चीज यहाँ पर क्या दी है, 12.5% का इंटरेस्ट। अब मुझे ये बताओ कि इंटरेस्ट जो है वो उसके अमाउंट पे ऐड होगा कि माइनस होगा, ये बताओ। आप भी कोई चीज खरीदी होगी कभी ईएमआई में, क्या करते हो, इंटरेस्ट देते हो कि इंटरेस्ट माइनस होता है, बताना मुझे। अमर, प्रणव, बताओ क्या होगा इसमें, क्या होगा ये जो 12.5% का, बताओ जल्दी जल्दी, क्या होता है इंटरेस्ट। कभी खरीदी है कोई चीज ईएमआई पे तो क्या करते हो, इंटरेस्ट देते हो उसमें, नहीं खरीदी, बताओ आप लोग, बताओ मुझे। ये बहुत बेसिक चीज है, मतलब ऐसे इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, पता है। हाँ, ब्याज क्या करते हैं, इसको हम जोड़ते हैं कि हम इसको माइनस करेंगे अमाउंट में से, ये बताओ मुझे, बस माइनस करेंगे, बताओ मुझे, सिंपल सी बात है। मैं किसी से, एक बात बताओ, मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं तुम्हें 22,800 पे 10-12% का ब्याज पे दूंगी, इंटरेस्ट पे दूंगी, तो क्या करूंगी, मैं तुमसे 12% लूंगी ना, उस अमाउंट में 12% क्या करूंगी, मैं लूंगी। तो ब्याज जो है, इंटरेस्ट जो है वो क्या होता है, ऐड होता है, समझ रहे हो। अब पहले साल में वो इतना दे रहा है, उसमें से इतना माइनस करोगे तो एक वैल्यू आएगी, दूसरे साल में फिर से वो इतना पे कर रहा है, इंटरेस्ट भी तो दूसरे साल में भी तो लगेगा, ईयरली कह रहा है, हर एक साल वो 12.5% का ब्याज दे रहा है। तो पहले साल देने के बाद उसकी कोई अमाउंट बची, नेक्स्ट ईयर देने के बाद फिर से 12% का ब्याज देने के बाद उसके पास कोई एक अमाउंट बची। अब क्या है, लास्ट में उसको कितना पे करना है अपने डेब्ट को क्लियर करने के लिए, कुछ है ही नहीं है क्वेश्चन, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, बेसिक नॉलेज लगाओ, बेसिक कॉमन सेंस लगाओ कि अरे इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट कैसे मेरा पे होता है, मैं उसमें डिस्काउंट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है। अब डिफेक्टिव पीस बोलेगा कोई तो कॉमन सेंस लगाओ ना, डिफेक्टिव पीस का मतलब क्या है, वो भी नेगेटिव होगी। तो यही क्वेश्चन हमारा सिंपल था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है, कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे करते जाओ, स्टेप बाय स्टेप आंसर भी आ जाएगा। 11,250 है शायद इसका आंसर, ऐसे कुछ है, इन दोनों में से एक आंसर है, ठीक है। अब देखो ये अगला क्वेश्चन, ये भी सिंपल है, इसमें डायग्राम को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। डायग्राम को कैसे ऑब्जर्व करते हैं मैं बताऊंगी, आंसर फिर आपको इसमें बताना है कि कौन सा इसमें जो है आंसर है। ये क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको नहीं छोड़ना है, मेरे कहने का मतलब ये है, ओवरऑल मेरे कहने का मीनिंग ये है कि ऐसे क्वेश्चन जो डुएबल हैं वो नहीं छोड़ने। अभी देखो ये ग्राफ है, ठीक है, इस ग्राफ में भी आपको क्या करना है, चेक करना है कि क्या हो रहा है इस कंट्री में, वो चीजें आपको चेक करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ यही बताना है इसमें। हाँ ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। लक्ष्मी, हर ब्रदर एंड हर डॉटर एंड हर सन आर दी बैडमिंटन प्लेयर्स, अ गेम ऑफ डबल्स इज अबाउट टू बिगिन, ठीक है। लक्ष्मी ब्रदर इज डायरेक्टली अक्रॉस द नेट फ्रॉम द डॉटर, ये सब बता के आपको यहाँ पे बताना है कि बेस्ट प्लेयर कौन सा है। अ काइंड ऑफ पजल ही है जो आपको सॉल्व करनी है, सॉल्व कर दिया तो आंसर आ गया, और शॉर्ट शॉर्ट आंसर आएगा, 100% आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि आपने अगर वो डिकोड कर दिया तो आपको पता है, नहीं डिकोड करा तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये डुएबल नहीं है, तो छोड़ देना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है ना, श्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। अब दूसरी चीज देखो, ये वाले क्वेश्चन, ये ग्राफ वाले, तो इसमें बस आपको चेक करना है, तो ग्राफ में तो आपको ऑब्जर्व ही करना है। ऐसे 74 भी यही क्वेश्चन है, 75 भी इसी तरह का क्वेश्चन है, एजम्पशन जो है वो वैलिड है। एजम्पशन वैलिड जब पूछता है ना, इसमें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, एजम्पशन वैलिड। अभी बताऊंगी कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को, एजम्पशन वाले क्वेश्चंस कैसे करोगे, किसी भी सेक्शंस के हो, अभी बताऊंगी, सब बताऊंगी, बस अभी बस क्वेश्चन पेपर को देखो। अब देखो ये वाले क्वेश्चंस हैं, 77 देखो, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 देन विच ऑफ द फॉलोइंग बी ट्रू, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन दिया है एंड उसके बेस पे आपको 3 कंडीशन दी है, ठीक है। जरा डिकोड करो, तो कुछ नहीं पता, सपोज मैं एक जीरो स्टूडेंट हूं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इतना बस दिया है कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 है, तो कौन सा जो है वो मस्ट बी ट्रू होगा, का है मस्ट बी ट्रू का मतलब क्या है, वो आइदर 100% क्या होगा, ट्रू होगा। यहाँ पे 50-50 का गेम नहीं है, ठीक है। जरा एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 करो, जरा दिमाग लगाओ,
ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, बाकी मैं बताऊंगी, एक बार करो। x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, खुद से करके बताओ मुझे, मेरे को मत बताओ कौन सा ट्रू होगा, मस्ट भी ये बताओ। हाँ, मस्ट भी ट्रू पूछा है ना। हाँ बनाओ बनाओ, मैं यही चाह रही हूँ, आप बनाओ, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, आप लोग कंडीशंस बनाओ, आराम से बनाओ। डी क्या? नाइदर वन और नॉट टू नॉट थ्री। अच्छा करिए तो जरा, कुछ नहीं है इसमें, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई मेरे को ये नहीं कहेगा कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, हाँ यही है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 यही है। कोई मेरे को ये नहीं कहेगा मैंने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, वो कोई फॉर्मूला ही नहीं लग रहा है इसमें, जो चीजें पढ़ी हैं वही है बस। क्यों? डी आंसर दिया ना आपने, क्यों? अरे कोई आंसर दे रहे हो तो बिल्कुल श्योर रहो उसके लिए, कोई जरूरी नहीं है कि गलती हो हर सही हो, कुछ भी हो सकता है। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? हम्म हम्म मस्ट बी नेगेटिव ऑफ एनी वैल्यू, ठीक है। हाँ इसलिए आपने डी आंसर बताया, सही है ये रीजन भी कहीं ना कहीं। अब मैं बताती हूँ कैसे करना है। कोई क्या कर रहे हो प्रणव, आप सॉल्व कर रहे हो, कर लो, चलो 1 मिनट मैं देती हूँ, करिए करिए, जो जो कर रहा है करिए, मैं फिर बताती हूँ। करिए करिए, 1 मिनट टाइम ले लीजिए ताकि आपका खुद का भी ब्रेन एक्टिव हो ना। कुछ नहीं करना है, ठीक है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई मेरे को ये नहीं कहेगा मैंने आज तक ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, किसी ने नहीं पढ़ा है। हाँ क्यों, रीजन बताओ, जो मुझे आंसर डी दे रहे हो, आई जस्ट वॉन्ट की रीजन क्या है बस, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, डी होगा आंसर, क्या पता, बताओ मुझे आंसर डी क्यों दे रहे हो। 3-4 रीजन बताऊंगी, हर जगह पे इसको अप्लाई करके देखना, यही आंसर्स आएंगे, हर जगह पे अप्लाई करके देखना, इसी ईयर में नहीं, यही चीज जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ 24 तक भी अप्लाई करके देखना। मैंने अभी लास्ट ईयर 24 का क्वेश्चन कराया था कुछ दिन पहले नंबर सिस्टम के, उसमें भी ये अप्लाई हो रहा था, ये एलिजिबल हो रहा था। डी क्यों है प्रणव, रीजन बताओ जरा, वाई डी अमर, रीजन बताओ जरा, डी अमर क्यों दे रहे हो। पहली चीज तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, यहाँ पे इसने क्या लिखा है, दिस इज द कंडीशन ना, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, इसका मतलब क्या है, मैं x और y की जो भी वैल्यू रखूंगी वो इक्वल टू कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, मस्ट बी ट्रू, मस्ट बी ट्रू का मतलब क्या है, 100% केस में वही ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अब देखो पहली बात क्या कह रहा है, x एंड y मस्ट बी अ पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y, पहली कंडीशन। हाँ यस यस, दिस इज द मेन रीजन जो आप लोगों ने पकड़ा भी है, देखो बोथ x एंड y मस्ट बी पॉजिटिव, किसके लिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y, किसी भी वैल्यू के लिए x और y आपका क्या होना चाहिए कह रहा है, वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए कह रहा है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए कह रहा है, ठीक है। अगर हम यहां से देखते हैं पॉजिटिव वैल्यू बोल रहा है ये, राइट, तो कोई एक कंडीशन मुझे बताओ कि जिसके लिए हम यहाँ पर देखें कि हम कैसे हम 8 ला सकते हैं, कैसे हम 8 ला सकते हैं। अगर मैं x इक्वल्स टू 4 लिखती हूँ, ठीक है, एक बेसिक कंडीशन हम चेक करते हैं, अगर मैं x इक्वल्स टू 4 लिखती हूँ तो b इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बताओ मुझे, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब मुझे क्या लाना है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, यही लाना है ना। तो अगर मैंने सबसे बेसिक एग्जांपल लिया, 8 बोलते ही दिमाग में 4 ही आता है सबसे पहले, तो 4 में ही कुछ करके देखते हैं कि 8 कैसे आ रहा है, कुछ मत दिमाग लगाओ। उसने ऐसा भी नहीं कहा है कि सेम इंटीजर होना चाहिए, डिफरेंट इंटीजर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला है। और मस्ट बी ट्रू किसके लिए बोला है, एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू के लिए वो हमेशा ट्रू होगा ये कह रहा है। मे बी वो एक कंडीशन में ट्रू हो जाए, लेकिन नॉट नेसेसरी कि वो हर कंडीशन में ट्रू होगा, समझ रहे हो। अगर कोई बात एक कंडीशन में ट्रू होती है तो वो हर कंडीशन में ट्रू होती है। अगर मुझे यहाँ पर y को 4 करना है, तो y को 4 करना है, मुझे इन दोनों का सम करके 8 लाना है, तो मेरे को यहाँ पर y की क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी, -4 लेनी पड़ेगी, तभी तो ये 4 माइनस 4 इक्वल्स टू क्या आएगा मेरा, 8 आएगा। तो यहाँ पर इसने क्या कहा है, बोथ x एंड y मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y,
तो मुझे तो यहाँ पर अगर मैंने सबसे छोटी वैल्यू 4 ही ली तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे तो -4 लेना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये मेरी पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो। अब मैं कोई बड़ी वैल्यू ले लेती हूँ x की, जैसे इन लोगों ने मेरे को बोला हुआ है 12, तो अगर मैं x की 12 लेती हूँ, ठीक है, x की मैं 12 लेती हूँ, किसकी वैल्यू लूं मैं 12, y की। अगर मैं y की यहाँ पर 12 वैल्यू लेती हूँ तब भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या हो गई, मेरा साइन किसका आ गया 12, बड़ी वैल्यू किसकी आ गई, मेरा साइन किसका आ गया माइनस का। उसने -8 नहीं कहा है, उसने क्या कहा है 8 का है, तो सेकंड कंडीशन में भी ये एलिजिबल नहीं होगा। अगर आप x की वैल्यू 4 रख के 12 रख के देखते हो तब भी नहीं आएगा। आप समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब क्या है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इसने जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है ना, ये नंबर सिस्टम के हर क्वेश्चन में अप्लाई करना। आज मैं आपको बता रही हूं, आने वाले हर क्वेश्चन में आप अप्लाई करना। जब भी ये कहता है ना कि मस्ट बी ट्रू, है ना, ये अब क्या देता है, अब मस्ट भी नहीं देता, अब देता है कैन पॉसिबल, डेफिनेटली पॉसिबल, ऐसे वर्ड यूज करते हैं हम यूपीएससी। अब वो मस्ट भी नहीं लिखता, वो क्या लिखता है कैन बी पॉसिबल, डेफिनेटली पॉसिबल। वहां पर आपको चेक करना है कि कैन बी वो पॉसिबल है। कैन बी की जब वो बात करता है ना, अगर वो यहाँ पे कैन बी लिख देता ना तो यस इट कैन बी पॉसिबल, बिकॉज मे बी वो किसी एक वैल्यू के लिए नहीं हो रहा होगा, बट अनदर किसी वैल्यू के लिए वो ट्रू हो रहा होगा। अब इसने तो मस्ट भी बोल दिया, मस्ट बी एनी वैल्यू, तो एक वैल्यू के लिए तो वो बाकी के लिए भी होना चाहिए, इसलिए मेरा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा डी, कि यहाँ पे कोई भी आंसर मेरा करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने भी ईजी होते हैं, बस आपको क्या करना है, थोड़ी सी चीजें रखनी है। और एक चीज और बता देती हूँ, कुछ नहीं समझ में आए ना इन दी एग्जाम, ये 80 क्वेश्चंस हो गए हमारे सारे के सारे यहाँ पे। एक चीज और बताती हूँ आपको मैं, कुछ नहीं भी समझ में आए ना, जितनी नेगेटिव बातें बोली गई होंगी ना उन पे गौर करना बस, ठीक है। जितनी भी नेगेटिव बातें बोली होंगी, मस्ट बी, डेफिनेटली, 100%, मैंने आपको क्लासेस में भी बहुत बार बताया है कि जब भी वो ना 100% किसी चीज के होने के बारे में बात करता है ना, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो 100% कोई भी चीज क्या हो, करेक्ट हो। एक इंसान का एग्जाम्पल लो, 100% कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, तो कहीं पे अगर वो 90% बोल दे रहा है, 10% भी लेस कर दे रहा है ना, तो वहां पे स्टक हो जाना कि मे बी ये आंसर हमारा हो सकता है। पैसेज को सॉल्व करते हुए भी ये देखना है कि कितनी पॉजिटिव बातें यहाँ पर बोली गई हैं, ठीक है। जैसा जैसा कीवर्ड दे रहा है, क्रक्स बोल रहा है तो स्मॉल पे आ जाइए, लॉजिकल रीजन बोल रहा है तो बड़े लाइन को देखिए, इन्फेरेंस बोल रहा है तो देखिए कि अच्छा इन्फेरेंस बोला तो डायरेक्टली पैसेज से आंसर लीजिए। जितने भी, एक चीज और आपको मैं बताती हूँ, ये अभी के पैसेज में आप अप्लाई भी करोगे, जितने भी एजम्पशन कीवर्ड वाले क्वेश्चंस है ना, नॉट ओनली इन द कॉम्प्रिहेंशन, इन आपका मैथ सेक्शन ऑल्सो, रीजनिंग सेक्शन ऑल्सो, एजम्पशन में हमेशा आपको लॉजिक फाइंड करना है, लॉजिकल रीजन फाइंड करना है कि वो मेरा क्यों करेक्ट हो रहा है, क्यों वो क्वेश्चन मेरा इनकरेक्ट हो रहा है। तो लॉजिकली अगर चीजें मेरे अजम्पशन में करेक्ट हो रही हैं तो वो क्या हो जाती है, मेरी करेक्ट हो जाती है। अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, इतने सारे मैंने आपको अभी पेपर दिखाया, 2018 का हमने यहाँ पे पेपर देखा, तो मुझे एक बात बताओ, क्या समझ में आया आपको? इतनी देर मेरा पेपर दिखाने का मतलब जो था वो समझ में आया आपको? क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? मुझे अपने अपने वर्ड्स में एक लाइन बताओ मुझे कि क्या समझ में आया आपको, कि इस पेपर को देख के क्या दिमाग में क्लियर हुआ, क्या आइडिया मिला, कुछ भी समझ आया? और ये चीज आज तो मैंने आपका पहला सेशन लिया था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा डिटेल में समझाया। नेक्स्ट वाले सेशन में मैं इतनी रामायण कहानी कुछ नहीं बोलूंगी, मैं सीधे आपका क्या करूंगी, सीधे आपको मैं कंसेप्ट बताना सॉल्व करूंगी, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, कुछ समझ में आया कि कैसे पेपर को डील करना है? कुछ चीजें समझ में आई? 1% भी, मैं नहीं कह रही कि 100% आज समझ में आ जाएगा, 100 में 1% भी समझ में आया कि क्या करना है आपको, कैसे टैकल करना है पेपर को, किस चीज पे आपको वर्क करना है? कुछ समझ में आया ये बताओ मुझे, फिर मैं आपको बताऊंगी और चीजें। ये बताओ मुझे, कुछ भी क्लियरिटी मिली एक लाइन में, कुछ जो समझ में आया हो कि कैसे मुझे डील करना है, कैसे क्वेश्चन, अच्छा किस तरह के क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने हैं, कैसे क्वेश्चन मुझे स्किप करने हैं। मैंने आपको टोटल 80 क्वेश्चन क्यों दिखाए, ताकि आपको एक ये भी आइडिया मिले कि मुझे कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और कैसे क्वेश्चन मुझे स्किप करना है। तो ये चीज समझ में आई आपको? मुझे बताओ, कैसे क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने हैं और कैसे क्वेश्चंस मुझे स्किप करने हैं, क्या ये बात समझ में आई? दोबारा से बताती हूं, ऐसे क्वेश्चंस जहां पे आपके नो फॉर्मूला है, या हम कह सकते हैं ओनली लॉजिक, जिसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 100% है, इनको कभी मत छोड़ना। कितना भी डिफिकल्ट पेपर आए ना, 23 वाला आज तक का सबसे टफेस्ट पेपर था, है ना, उस पेपर में भी मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दिखा दूंगी जो ओनली लॉजिक के हेल्प से सॉल्व करके एग्जाम में बच्चा आराम से सीसेट क्लियर कर सकता है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस नहीं छोड़ने, जिसमें भी आपके लॉजिकल लग रहे हैं, जो लॉजिक है, ये क्वेश्चन आपको 100% अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। दूसरी चीज, आपको पैसेज पे प्लीज कमांड करिए, पैसेज को सॉल्व करिए। मैं बताऊंगी अभी, ये जो PYQ बताऊंगी इसमें भी बताऊंगी, पैसेज पे कमांड करिए, ठीक है। अब तीसरी चीज आपको क्या करना है, बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। बेसिक कंसेप्ट पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान देने का मतलब क्या है,
बेसिक चीजें गलत नहीं करनी है, ठीक है। अब जैसे नंबर ऑफ जीरो वाला क्वेश्चन आया था, 24 में भी आया है, 23 में भी आया। अब आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ 2 डिजिट ऐसी होती है जिसको मल्टीप्लाई करने पे मुझे 0 मिलता है। क्या होती है? 5 और 2, तो ये क्या होगी मेरी 10, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता है? 0 मिलता है। तो इसी बेसिस पे वो क्वेश्चन हमारे क्या हो जाते हैं, सारे के सारे सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने क्या लगाया? सिर्फ और सिर्फ लॉजिक लगाया। तो आपको मेरी कहने की मतलब समझ में आ रहा है, मेरी बातें समझ में आ रही है, मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो 2018 में मैंने 60 क्वेश्चन में मुझे लग रहा है, 80 क्वेश्चन में मुझे लग रहा है 65 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं कर सकती थी अटेम्प्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या था, इस पेपर में, इस ईयर के पेपर में क्या है, हर एक पेपर में ये चीज भी एनालाइज करो। इस ईयर के पेपर में क्या था आपका, इस ईयर के पेपर में डीआई के क्वेश्चंस ज्यादा थे। इस ईयर के पेपर में आपके क्या थे, आपके बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चन ज्यादा थे। मतलब ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे जो बहुत ज्यादा फैक्ट्स हो, मतलब जिनके लिए हमें बहुत ज्यादा वो कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत ना पड़े, ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे। हमारे बेसिक क्वेश्चंस थे जो हम इजीली कर सकते थे। गर्मी लग रही है, ठीक है। अब मुझे बताओ एक लाइन में कमेंट में प्लीज, कुछ समझ में आया आप लोगों को? अरुण, कुछ समझ में आया? पिज्जा, आपको कुछ समझ में आया? समझ में आया कुछ? मुझे ये बताओ। अब अब जो मैं आपको पीवाईक्यूज बताऊंगी ना, आपको उसमें ऐसे ही सॉल्व करना है। एक बार खुद से उसको एनालाइज करना है और एक स्ट्रैटेजी को बनाना है कि मुझे कैसे वर्क करना है। अब ये आप लोग मुझे खुद बताओगे कि आपका किसका कौन सा पार्ट स्ट्रांग है, कौन सा पार्ट वीक है। ये वाला भी चला लो, ठीक है। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं, मुझे ये बताओ। हाँ, पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका प्लीज समझिए कि कैसे अटेम्प्ट करना है, उसका तरीका समझिए। समझ में आया कुछ? मुझे ये बताओ। क्या अब हम डायरेक्टली अभी 2018 का पेपर सॉल्व करें या पहले आप लोग एक बार देखोगे? मुझे बताओ, डायरेक्टली 2018 का पेपर सॉल्व करें या एक बार आप लोग सॉल्व करोगे? बेनिफिट तो मोस्ट तब मिलेगा जब एक बार आप खुद से उसको सॉल्व करोगे और खुद से अपने स्कोर देखोगे एवरी मॉक के पहले, मतलब एवरी पीवाईक्यू के पहले। जैसे सपोज कल मैं 2018 का पेपर अगर आपके साथ डिस्कस करूं तो पहले क्या होगा, आपके पास वो सॉल्व होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मेरी गलतियां कहां पर हो रही हैं, समझ रहे हो? तो तब वो आपके लिए और ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो उससे क्या होगा, आपके जो डाउट्स रहेंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे और जो उस ईयर के पेपर में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे वो भी मैं समझा दूंगी, ठीक है। जैसे इस ईयर के पेपर में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नंबर सिस्टम के कंसेप्ट हो गए, आपके क्यूब और क्यूबॉइड के हो गए, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने आपको जैसे बताया, मैं पीवाईक्यू की हेल्प से आपको क्या करूंगी, पूरे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी बता दूंगी, ठीक है। तो ताकि जब नेक्स्ट ईयर का आप 2018 के बाद 19 का जब सॉल्व करो तो आपको क्या पता चले कि मैंने कहां पर गलती करी है, इसमें कैसे मुझे अप्रोच करनी। तो एवरी ईयर में आपके स्कोर जो है वो क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, समझ रहे हो? तो मुझे एक बात बताओ, बाकी लोग भी बता दो कि एक बार आप लोग आज इस पेपर को देखोगे, मैं फिर कल जैसे क्लास दूंगी तो मैं फिर 3 आवर्स तक आपको कराऊंगी, मतलब लाइक पूरा पेपर मुझे सॉल्व कराना है फिर एक दिन में, ठीक है। फिर सैटरडे संडे 2 दिन मिलेगा, मंडे को फिर पूरा ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे, फिर चाहे 3 आवर्स लग जाए, कुछ कितना भी टाइम लग जाए, क्योंकि उसी टॉपिक में आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और उसी टॉपिक में आपका पूरा वो पेपर भी सॉल्व होगा, ठीक है। मुझे बता दो एक बार। और 24 वाला हम 2:30 से 4:30 के टाइमिंग पे ही करेंगे, ठीक है। 24 वाला पेपर हम 24 वाला पेपर हम 2:30 से 4:30 के टाइमिंग पे ही करेंगे।
आप लोग कर लोगे एक बार ट्राई। कल मैं 12 से 3 o'clock तक क्लास लूंगी, ठीक है, 12 to 3 लूंगी। इसमें एक बार आप करो शिवम, एक बार आप करो, कल मैं बताऊंगी पूरा पेपर, कल पूरा पेपर सॉल्व करूंगी, चाहे 3 बज जाए 4 बज जाए, ठीक है। कल मैं पूरा पेपर बताऊंगी, उसका टेंशन मत लीजिए, कल मैं पूरा पेपर बताऊंगी। एक बार आप लोग देखो कि आज जो मैंने तरीका बताया इसको एक बार अप्लाई करके देखो कि कितने क्वेश्चंस आप लोग कर पा रहे हो, क्या आपकी प्रॉब्लम है, कहां पर दिक्कत हो रही है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। एक बार आप लोग अटेम्प्ट करना, मैं फिर बताती हूँ, कल बताऊंगी मैं सारा डिटेल में, ठीक है। कल तक मेरी तबीयत और ठीक हो जाएगी तो फिर मैं कल लंबे टाइम तक क्लास ले पाऊंगी, ठीक है। क्लियर है। और बाकी एक बार रिवीजन कर लेना, नंबर सिस्टम, क्यूब एंड क्यूबॉइड, और क्या बताया मैंने आपको, परसेंटेज, एक बार इनका रिवीजन कर लेना। फिजा आपको मैं लिंक भेज दूंगी अभी क्लास के बाद, आप भी एक बार जो है इनको रिवाइज कर लेना इन टॉपिक्स को, ठीक है। कल यही पेपर करेंगे, जो अभी मैंने ग्रुप पे भेजा है यही पेपर करेंगे। पहले आप लोग अभी करो आज, और कल मैं यही पेपर आप लोगों को कराऊंगी। मैं ये वाला भी चला दो, ठीक है। चलिए तो कल करते हैं पूरा पेपर सॉल्व, ठीक है। आप लोग एक बार कर लो आज ट्राई, कल बताती हूँ। थैंक यू।